लकी और मोना सीधा शीना की दिशा में भागने लगे थे। उन्होंने देखा कि शीना को पकड़ने वाले दोनों लड़के एक नुक्कड़ पर खड़े थे, लेकिन उनके पास शीना नहीं थी। लकी ने जब उन्हें पीट कर शीना के बारे में पूछा तो पता चला कि शीना पार्क में थी। पार्क में आने पर लकी और मोना ने देखा कि शीना श्रीकांत के साथ थी। शीना की जिद पर श्रीकांत ने अपना मास्क उतार दिया और वो बहुत ही भद्दा लग रहा था, लेकिन लकी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा था। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े थे, ये बताओ तुम। क्या तुम मुझसे बदला लेने के बारे में सोच रहे थे? लकी ने श्रीकांत की तरफ देखते हुए पूछा। वो जानता था कि अगर श्रीकांत ऐसा सोच भी रहा था तो भी वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं थी। लेकिन लकी को हैरानियत तब हुई जब उसने देखा कि श्रीकांत ने अपना सिर ना में हिला दिया था। नहीं, पिछली बार भले ही आपने मेरे कंधे पर चाकू से वार किया था, पर कभी मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं। बल्कि इसके उलट मैं तो आपसे मिलना चाहता था और इसलिए आपका पीछा भी कर रहा था मैं, श्रीकांत ने कहा। अच्छा, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इस बात का श्रीकांत के पास कोई जवाब नहीं था और इसलिए वो शांत हो गया। उसने अपनी आंख एक बार के लिए नीचे झुका ली। भले ही उसके चेहरे पर मास्क लगा था, इस वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लकी अंदर तक देख पा रहा था कि उसके होंठ कांप रहे थे। जब लकी की आंखें उससे मिली तो उसने कहा, क्योंकि अब आंखों के साथ साथ श्रीकांत के होंठ भी कांपने लगे थे और वो थरथराती हुई आवाज में बात करने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो कुछ भी बात है खुलकर तुम मुझसे बता सकते हो। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अगर तुम कह दोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। लकी ने श्रीकांत के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो उसकी हालत देखकर समझ गया कि श्रीकांत के पास कहने के लिए बहुत कुछ था और वो कहना भी चाहता था। जैसे ही लकी का हाथ श्रीकांत के कंधे पर पड़ा, उसने बोलना शुरू कर दिया। सर, मैं आपसे मिलना चाहता था क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत गंदा दिखता था। सब लोग मेरा चेहरा देखकर मेरी हंसी उड़ाते थे। मेरे गांव में भी सब लोगों के लिए बस एक मजाक बनकर रह गया था मैं। आगे से लोगों से दोस्ती करने के लिए जाता तो वो लोग मुझसे दोस्ती नहीं करते सर। वो या तो मुझे बुरा भला कहकर मुझे भगा देते थे या फिर मेरा इतना मजाक उड़ाते थे सर कि मैं वहां से खुद चला जाता था। आखिर में मैंने कराटे सीखना शुरू किया, लेकिन वहां पर भी मेरे साथ वही होता था जो सर गांव में होता था। फिर थोड़े सालों बाद मैं अपने कोच के साथ पहाड़ों में चला गया। मैंने सोचा कि यहाँ कोई मुझे जानता नहीं और इसलिए मैं आराम से यहाँ जी सकता हूँ। मैं वहां काम करने की तलाश करने लगा, खोजने लगा, लेकिन वहां भी मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया सर। तब मेरी खुद से जितनी उम्मीद थी ना सर, सब बिखर चुकी थी और मैं बस नदी में कूदकर अपनी जान देने वाला था। श्रीकांत की आवाज थोड़ी सी भारी हो गई थी और उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी रो सकता था। अच्छा, तो फिर तुम्हें बचाया किसने? अमान ने? मोना ने अंदाजा लगाते हुए पूछा। उसे लग रहा था कि अमान ने ही उसे बचाया होगा और इसलिए उसने अमान के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उसका अंदाजा सही निकला। श्रीकांत ने सिर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ, वो मुझे बोला कि उसके पास में एक तरीका है जिससे वो लोगों को मेरा मजाक उड़ाने से रोक सकता है। फिर उसने ही मुझे ये मास्क दे दिया सर। उसने कहा कि इसे पहनोगे तो तुम भी आम लोगों जैसे ही नजर आओगे और आगे से एक नॉर्मल जिंदगी जी सकोगे। तुम्हें एक बार के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है? लकी ने पूछा। उसे श्रीकांत के कपड़े देखकर उसकी और ज्यादा चिंता हो रही थी। श्रीकांत ने लकी की बात में हाँ में सिर तो हिला दिया था, लेकिन आगे उसने कुछ कहा। मैं जानता हूं, लेकिन उसने कम से कम दूसरे लोगों को मेरा मजाक बनाने से तो रोक दिया था ना सर। मेरी जो हालत पहले थी ना, उसमें तो अब काफी सुधार आ गया। आखिरी बार हम लोग जब पार्लर में मिले थे और मैं आपकी तरफ खंजर लेकर आगे बढ़ा, तब मुझे लगा कि आपकी नजर में मेरे लिए किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। मैंने हजारों लोगों की आंख देखी है सर, और वो मुझे कैसे देखते हैं मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन जिस तरह से आप मुझे देख रहे थे ना, उससे ऐसा लग रहा था कि आपकी नजरों में ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए जैसा बाकी लोगों की नजरों में होता था। मैंने जिंदगी में अभी तक किसी की भी ऐसी आंखें नहीं देखी सर जैसी आपकी थी। इसलिए जब आपने मेरे ऊपर वार किया ना, तब भी मुझे आपसे नफरत नहीं थी सर। उल्टा मुझे। श्रीकांत आगे की बात कहते कहते रुक गया। इधर लकी ने भी जब उसके मुंह से यह बात सुनी तो वो खुद भी चौंक गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी श्रीकांत उसकी आंखों में इतना कुछ देख सकता था।
मैं जानता हूं कि समाज में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम भी अपने आप में बहुत डरपोक हो यार। तुम्हें इतना डर कर नहीं रहना चाहिए। अगर तुम इसी तरह लोगों से मिलते रहोगे, उनके कॉन्टैक्ट्स में आते रहोगे, तो लोग तो तुम्हें हमेशा नीचे दिखाते रहेंगे ना। ऐसे लोग सच में बुरे होते हैं श्रीकांत, और आप उन्हें आसानी से पहचान नहीं सकते क्योंकि वो कोई अलग रंग का चश्मा लगाकर भी नहीं घूमते। लकी ने कहा। उससे श्रीकांत की कहानी सुनकर बहुत दुख हो रहा था। लेकिन मैं एक बात तुम्हें और बता देना चाहता हूं। तुमने अमान जैसे आदमी की मदद करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस जैसे आदमी से तुम्हें सबसे ज्यादा दूर रहने की जरूरत है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही तुम्हें इस्तेमाल करता है, और उसके बाद भी वो तुम्हें उस तरह से इज्जत नहीं देता जो तुम्हें मिलनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो तुम जैसे अच्छे इंसान के लिए एक अच्छा इंसान है। क्या वो तुम्हें इंसान की तरह देखता भी है? लकी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सर, वो मुझे 5,000 रुपए हर महीने के देते हैं, और इसके अलावा तो मैं जो कुछ खाता हूं उसके पैसे भी वो देते हैं। वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मुझे मेरे नाम से भी बुलाते हैं, वरना मैंने तो देखा है कि लोग अपने नौकरों को किस तरह बुलाते हैं। तो फिर वो अच्छे इंसान कैसे नहीं हो सकते सर? वो कैसे मेरा बुरा चाहते हैं, आप बताइए, श्रीकांत ने पूछा। लकी ये बात सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, और तुमने ये नहीं देखा कि वो तुम्हें पहनने के लिए किस तरह के कपड़े देता है? तुमने ये नहीं देखा कि उस दिन पार्लर में तुमने उसकी जान बचाई और उल्टा उसने तुम्हें पीटा? तुम्हें नींद से जागने की जरूरत है श्रीकांत। उसने तुम्हें बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है और तुम्हें उसमें अच्छाई के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। उसने तुम्हारी हालत कुत्तों जैसी बनाकर छोड़ दी है। तुम्हें उससे जितना दूर हो सके ना, उतना दूर चले जाना चाहिए, लकी ने उसे समझाते हुए कहा। वो देख पा रहा था कि अमान ने किस तरह से श्रीकांत को अपने पालतू कुत्ते जैसा बना दिया था। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने तो उल्टा मेरी जान बचाई है, वरना मैं कहां होता मुझे पता नहीं। वो मेरे अन्नदाता है और मैं उनका कुत्ता नहीं हूं। नहीं हूं मैं उनका कुत्ता। श्रीकांत ने अपने चेहरे अपने हाथों से ढक लिए। उसे लकी की बात सुनकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इस बारे में अब ज्यादा सोचकर अपने आप को परेशान मत करो तुम। जब लकी ने देखा कि श्रीकांत उसकी बातों को कुछ ज्यादा ही दिल पे ले गया था, तो उसने उसे शांत करवाने के लिए कहा और फिर उसके कंधे को थपथपाने लगा। उसकी बात सुनकर फिर से श्रीकांत शांत हो गया था। अच्छा, तो तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? लकी ने फिर से श्रीकांत की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ सर, पूछिए, मैं जवाब दूंगा। तो तुम मुझे ये बताओ कि मुझ में और अमान में से कौन ज्यादा इक्वल है? तुम्हें क्या लगता है, हम दोनों में से किसकी आंखों में देखकर तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है? लकी ने पूछा और उसकी आंखों में देखने लगा। इस सवाल का जवाब वैसे तो श्रीकांत के लिए आसान था, फिर भी उसने एक बार के लिए सोचा और बोला, आप। शाबाश शाबाश। लकी ने सिर्फ इतना भर कहा और उसने उसके बाद इसके आगे कुछ नहीं कहा। उसके हिसाब से तो इतना भर ही काफी था कि श्रीकांत ने कम से कम एक जजमेंट तो सही किया था, और वो उससे ज्यादा उस बारे में उससे और कोई बात नहीं करना चाहता था। अच्छा चलो, अब एक और बात बताओ कि अमान ने तुमसे जो कुछ भी करने के लिए कहा था, क्या वो सही था? लकी का मतलब मारने पीटने से जुड़ा हुआ काम था। इस बार के सवाल में श्रीकांत को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। वो लकी की तरफ देखते हुए बोला, नहीं सर, मैं जानता हूं कि उन्होंने मुझसे जो भी करने के लिए कहा वो सही नहीं था, लेकिन वो मेरे मालिक हैं सर, और साथ ही उन्होंने मुझे बचाया है, इसलिए मैं किसी भी हाल में उनकी बात को टाल नहीं सकता हूं। उनके कहे को मानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, श्रीकांत ने कहा। वो जानता था कि वो गलत कर रहा था, लेकिन वो जो कर रहा था वो उसके बस में नहीं था। देखो, तुम फिर से गलत बात कर रहे हो, और मैं भी तुम्हारे बारे में यही कहूंगा कि उस आदमी ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आगे से तुम कोई गलती नहीं करोगे, उसकी मदद नहीं करोगे। लकी ने उसकी आंखों में गंभीरता से देखते हुए कहा। वो फिर से बोला, श्रीकांत, वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? लकी ने पूछा। वो जानता था कि जहां से श्रीकांत आता था वहां उसका नाम ये नहीं हो सकता था। मेरा नाम ओम कर्माकर है सर। अरे वाह, ओम, काफी अच्छा नाम है ये तो ओम, आज से तुम और मैं दोस्त। आगे जब भी तुम्हारा मुझसे मिलने का मन हो ना, या मेरे साथ कहीं जाने या घूमने का मन हो, तुम आ सकते हो मेरे पास, मिल सकते हो मुझसे, लकी ने कहा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। शायद ओम को उसकी ये बात समझ नहीं आई थी और वो उसे हजम भी नहीं हो पा रही थी। दोस्त? वो लकी की तरफ हैरान नजर प्यार से डांटते हुए कहा।
मतलब मैं नहीं रो रहा था, ओम ने अपने आप को संभालते हुए कहा। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह थी कि उसे एक नया दोस्त मिल गया था। वो अपने दोस्त के सामने इस तरह की हरकत करके उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन फिर वो अपने आंसुओं को भी नहीं रोक पा रहा था। अच्छा ओम, एक बात बताओ, अगर अमान अगली बार तुमसे ये कहे कि जाओ लकी को जान से मार दो तो तुम क्या करोगे? मार दोगे मुझे? लकी ने पूछा। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? चाहे जो हो जाए, मैं अपने दोस्त की ना जान तो नहीं ले सकता और ना ही उसे परेशान होता हुआ देख सकता हूं, ओम ने बिना झिझक के साथ कहा। लकी भी उसकी बात सुनकर अब मुस्कुरा दिया था। अब आगे क्या होने वाला था, कहां तक जाने वाली थी इन दोनों की दोस्ती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने जब श्रीकांत से पूछा कि क्या वो उसका पीछा कर रहा था तो उसने हाँ कर दिया था। उसके बाद जब लकी ने सुना कि श्रीकांत की क्या कहानी थी तो उसका दिल बैठ गया। श्रीकांत अपने गांव का वो बच्चा था जिसे हर कोई उसकी शक्ल की वजह से चिढ़ाता था, इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से नीचे गिर चुका था और वो कराटे सीखने के बहाने अपने गुरु के साथ पहाड़ों में चला गया। वहां अमान से मुलाकात होने के बाद अमान ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया था, लेकिन लकी जानता था कि उसके अंदर अभी भी वो देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद वो समझ गया कि शीना उसे जाते हुए नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसके पास जाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए लकी ने अपना हाथ हिलाया और आखिरी बार उसे बाय करने लगा, पर श्रीकांत की आंखें तो शीना के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो समझ गया था कि जब तक शीना ने उसका चेहरा नहीं देखा था तब तक वो उसकी अच्छी दोस्त थी, लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देख लिया उसके बाद वो उससे डरने लगी थी। शायद मुझसे डर रही है वो, श्रीकांत ने धीरे से लकी से कहा। लकी ने भी उसकी बात सुनी और फिर धीरे से शीना की तरफ जाकर बोला, शीना जाओ ना, श्रीकांत से मिलो तो सही। देखो उसने तुम्हारी जान बचाई थी ना, अगर तुम उससे मिलने के लिए जाओगी नहीं तो बुरा लगेगा ना उसे और वो नाराज हो जाएगा, फिर वो तुम्हें बचाने के लिए कभी नहीं आएगा। शीना मोना के पैरों में और अंदर तक छिप गई थी और उसी दौरान वो बोली, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वो काफी डरावना है, भूत है वो, शीना ने कहा और मोना के पैरों को कसकर पकड़ लिया। श्रीकांत का डर सही निकल गया था। वो समझ गया था कि शीना को उसकी असली चेहरे से डर लगने लगा था। लकी ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और आगे कुछ नहीं बोला। इसके बाद वो मोना के साथ में पुलिस की गाड़ी में बैठ गया और दोनों ही पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। लकी इस बात के पीछे का कारण जानना चाहता था कि आखिर वो लोग शीना को किडनैप करने के लिए अगर आए थे तो आए क्यों थे। लकी ने थाने में जाते ही अपने और अपने परिवार का नाम बताया तो ऑफिसर सीधा उसे इंटरोगेशन रूम के अंदर ले गया। वहां पर उन्होंने खिड़की में से देखा कि उन दोनों किडनैपर्स से पुलिस सवाल जवाब कर रही थी, लेकिन लकी बाहर से देख पा रहा था कि सवाल जवाब करने का ये काम इतना आसान नहीं था। जिस तरह से वो दोनों हर थोड़ी देर के अंदर कुछ न कुछ कह रहे थे, उसे सुनकर पुलिस वालों की हर थोड़ी देर में भौएं तन रही थी और माथे पर सिल पड़ रहे थे। और ये देखकर लकी को समझ आ रहा था कि मामला काफी पेचीदा था। इंटरोगेशन लगभग 2 घंटे तक चला और उस 2 घंटे के इंटरोगेशन के बाद पुलिस वाले बाहर आ गए। लकी और मोना ने भी अपने अपने स्टेटमेंट्स उन दोनों को दे दिए थे और फिर लकी उन पुलिस वालों से उन दोनों से कोई पूछताछ के बारे में बात कर रहा था। उनसे बात करके तो यही लगा कि ये दोनों पुराने चावल हैं। हमारे सवाल का जो जरूरी हिस्सा था उससे वो आसानी से बच निकल रहे हैं और इस वजह से उनसे पूछताछ कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन चिंता मत करिए आप, उनके खिलाफ हमारे पास काफी सारे एविडेंस इकट्ठे हो चुके हैं, हम उन्हें जेल भिजवा कर ही रहेंगे, ऑफिसर ने लकी से प्रॉमिस करते हुए कहा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लकी ने जवाब दिया। मोना ने भी उन्हें धन्यवाद दिया और शीना उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। ठीक है तो हम चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज हमें और कोई जानकारी मिल पाएगी, लकी ने मोना से कहा। बाहर भी अंधेरा होने लगा था और उनके जाने का वक्त भी हो गया था। जैसे ही वो लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने वाले थे कि अचानक उनके सामने एक 40 साल के करीब का आदमी अंदर आकर खड़ा हो गया। जैसे ही उन्होंने उस आदमी को देखा तो सब लोग एक बार के लिए रुक गए। सर, प्रभात सर, जय हिंद सर। वो आदमी यहाँ का पुलिस चीफ था और वो सब लोगों के सलाम का सिर्फ अपना सिर हिलाकर जवाब दे रहा था। उसकी भौएं गहरी और तनी हुई थी। वो थोड़ा सा परेशान भी दिख रहा था, लेकिन उसकी परेशानी का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। इधर से ब्यूरो के चीफ ने उन दोनों पुलिस वालों को बुला लिया जो कि इस केस को डील कर रहे थे और उसने उनसे धीरे में कान में कुछ कहा। फिर उसने अपने हाथ से उन्हें जाने का इशारा दिया।
दोनों पुलिस वाले भारी मन से ना चाहते हुए वहां से बाहर निकल आए। जब प्रभात ने लकी और बाकी लोगों को वहां खड़ा देखा तो उनके पास गया और बोला, मुझे माफ कर देना, ऐसा नहीं है कि आपके केस में कोई लापरवाही करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऊपर से रिपोर्ट करने का प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना कि इसे संभाल पाना काफी मुश्किल हो जाता है। मेरे जैसे आदमी के लिए इन सब चीजों को हैंडल कर पाना काफी मुश्किल काम है, प्रभात ने कहा। लेकिन लकी और मोना को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो उनसे ये बात क्यों कर रहा था, जबकि वो तो खुद उससे पहली बार मिल रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि वो दोनों गुंडे जिन्हें पुलिस पकड़ कर लाई थी, वो छाती चौड़ी करके जेल से बाहर आ रहे थे। अरे सर आप इन्हें छोड़ कैसे सकते हो, इन्होंने ही तो। मोना ने डर के मारे लकी का हाथ पकड़कर प्रभात से कहा, लेकिन प्रभात के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। चलते हैं मोना मैडम, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। उनमें से एक आदमी ने मोना के सामने हाथ उठाते हुए कहा। उसकी आवाज ने ही मोना को डरा दिया था। अगर तुम छूट गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा अंदर नहीं करवा सकता हूं, इसलिए चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना मैं फिर से अंदर डाल दूंगा तुम्हें, प्रभात ने गुस्से में कहा। वो लकी और मोना के सामने अपनी छवि खराब होते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उन दोनों को इस तरह से डांट दिया था। प्रभात जी, जरा तमीज से बात कीजिए, अपनी वर्दी की गर्मी हमको दिखाएंगे, हम लोगों को जरूरत नहीं है इसकी। अगर कलाम भाई ने फिर से फोन घुमाया ना तो आपकी वर्दी, टोपी और ये सितारे जो लगे हैं ना आपके यूनिफॉर्म पे, सब एक बार में जमीन पर नीचे गिर जाएंगे, समझे, उस आदमी ने कहा। लकी उनकी बात सुनकर समझ गया था कि उनके जेल से इतनी जल्दी छूट जाने का कारण क्या था, और वो कारण था कलाम भाई, जिनकी वजह से वो लोग जेल से बाहर आ गए थे। प्रभात के पास भी उनके सिवाय गुस्से में देखने की कोई चारा नहीं बचा था। उसने बस उन्हें देखते हुए अपनी मुट्ठियां जरूर भींच ली थी, लेकिन इससे ज्यादा उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। अब वो इसके बाद उन दोनों से कुछ भी कह पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अरे डरपोक छिपकली, कहां चली भाई? पहले तो उन दोनों ने ही प्रभात को फटकार लगाई, और उससे फटकार लगाने के बाद उन दोनों की नजर शीना के ऊपर जा टिकी थी, जो कि फिर से मोना के पीछे जाकर छिप गई। उन दोनों में से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे लड़की, तुझे इतनी डरने की ना जरूरत नहीं है। मैं इस बार तुझे अपने साथ कुल्फी खिलाने के लिए घर नहीं ले पाया, लेकिन अगली बार जहां भी मिलेगी ना, मैं वहीं से उठा लूंगा, इसलिए मुझसे ध्यान से रहना, समझे। वो आदमी शीना के गाल खींचने के लिए उसकी तरफ आगे आने लगा था, लेकिन उससे पहले ही उनके बीच में लकी आकर खड़ा हो गया। जब उस आदमी ने अपनी नजर को ऊपर उठाकर देखा तो उसने पाया कि लकी का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। उसके चेहरे पर भले ही मुस्कान थी, लेकिन उसकी मुस्कान जैसी लग नहीं रही थी। भले ही अभी थोड़ी देर पहले ही उन दोनों ने लकी के हाथ से बहुत मार खाई थी, लेकिन कलाम भाई का हाथ सिर पर होने की वजह से उन्हें अब किसी का डर नहीं था। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा शियाने, तू जानता है मैं कौन हूं और मेरे सिर के ऊपर किसका हाथ है। अगर तू सामने से हटेगा नहीं ना तो मैं बता रहा हूं, धरती से हट जाएगा तू। उसमें से एक आदमी ने लकी की तरफ अपनी उंगली उठाते हुए कहा, और उसने बड़ी ही गंदी जुबान में बात करने की कोशिश की। अच्छा ये बात है, कौन है वो आदमी जिसका तुम्हारे सिर पर हाथ है? मुझे भी तो बताओ वो कौन है, थोड़ा हम भी तो जाने उसके बारे में। लकी ने कहा और अपने दोनों हाथ बांधकर उनके सामने खड़ा हो गया। लगता है तेरे को जिंदा रहने का शौक नहीं है। देख मेरी बात सुन, हम लोग सब ना कलाम भाई के आदमी हैं। अब अगर तुझे अपनी जान बचानी है ना तो आगे कुछ बोल के दिखा। दूसरे लड़के ने लकी को धमकी देते हुए कहा, देख भाई, मैं तेरे इस कलाम भाई के बारे में जानता कुछ नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं तुझे बता देता हूं, अगर तूने मुझसे तमीज से बात नहीं की ना तो मैं खुद भी अपनी तमीज भूल कर क्या कर दूंगा इस बात की मुझे भी कोई खबर नहीं है, समझे ना, समझ ले तू। लकी की आंखों में उन दोनों को एक ठंडा सा गुस्सा नजर आ रहा था। वैसे भी लकी को कलाम जैसे लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। वो अपने आप में एक ऐसा समंदर था जिसमें कलाम जैसे छोटे मोटे धाराएं आकर मिल जाती थी। उसे इन लोगों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। साले दो कौड़ी के आदमी, तुझे मालूम नहीं है अपने बाप के बारे में कैसे बात करते हैं? इधर थाने में ही तेरे को मार खाने का है क्या? उनमें से एक आदमी ने लकी के ऊपर हमला करने के लिए अपने हाथ उठा लिए, लेकिन इससे पहले ही लकी ने उसके हाथ को रोका और दूसरे हाथ से उसे इतना जोर का मुक्का मारा कि वो आदमी पीछे दीवार से जाकर टकराया। साले बहुत गर्मी चढ़ रही है ना तेरे को, लड़ने का बहुत शौक है ना तेरे को? दूसरे आदमी ने लकी को हैरानी से देखते हुए कहा। जैसे ही उसने इतना भर कहा उसके बाद लकी ने उसकी नाक पर एक घूंसा जड़ दिया
और वो खुद भी उसके साथी की तरह नीचे जमीन पर जा गिरा। अबे देख क्या रहा है प्रभात, तेरी आंखों के सामने हम दोनों को मार रहा है, जुर्म हो रहा है, तू क्या कर रहा है? अरेस्ट करना इसको। उनमें से एक ने प्रभात की तरफ देखते हुए कहा, नहीं प्रभात सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इन दोनों ने ही मुझे मारने के लिए उकसाया था। शायद मार खाना इनकी जरूरत थी और मैं सिर्फ इनकी मदद कर रहा था, बस। लकी ने भोला बनते हुए कहा। जैसे उसने इतना भर कहा, उसके बाद उसने शीना का हाथ पकड़ा और उसे अपने और मोना के साथ लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। प्रभात ने उन दोनों को बाहर जाते हुए देखा तो उसकी सांस में सांस आ गई। वो इन दोनों को इसलिए छोड़ने को मजबूर हो गया क्योंकि उसके ऊपर बहुत प्रेशर था। वो वैसे भी इन छोटे मोटे लोगों को पकड़कर कुछ नहीं कर सकता था। प्रभात एक बार में ही इसके सरगना को पकड़ने और उसकी पूरी गैंग को खत्म करने के सपने देख रहा था, कोशिश कर रहा था, और उसके लिए वो सबूत ढूंढ रहा था। लेकिन कौन थे ये लोग और कौन था इनका आला कलाम भाई? आखिर क्या करने वाले थे ये सब? क्या ये दोबारा शीना को परेशान करने वाले थे? और मोना का इन लोगों के बीच कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी और श्रीकांत में दोस्ती हो चुकी थी और इससे पहले कि अमान श्रीकांत के ना मिलने पर गुस्सा होना शुरू हो जाता, उससे पहले ही श्रीकांत वहां से निकल जाना चाहता था। वो जाने से पहले आखिरी बार शीना से मिलना चाहता था, लेकिन शीना उसका असली चेहरा देखकर इतना ज्यादा डर गई कि वो उससे आगे मिलना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद लकी मोना के साथ पुलिस स्टेशन आ गया था, जहां पर उसने देखा कि प्रभात नाम के सीनियर ऑफिसर ने उन दोनों मुजरिम को छोड़ दिया था। वो फिर से शीना को परेशान करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन इस बार लकी ने उन दोनों को बीच में आने नहीं दिया था। वो मोना और शीना के साथ एक टैक्सी लेकर घर आ गया था। मोना ने उन लोगों के लिए खाना बनाया और उसके बाद वो शीना को सुलाने के लिए चली गई। लकी लिविंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ था। जब मोना शीना के कमरे से बाहर आई थी तब लकी ने उसे बुला लिया था। मैंने सुना है कि कोई तुम्हें इस घर में मारता है। कौन है जो तुम्हें इस घर के अंदर रात को आकर मारता है और उसने शीना को भी घाव दिए हुए? लकी ने बहुत ही गंभीरता से पूछा। है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कौन मारेगा? मोना ने पूछा। वो लकी की बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई थी। उसे लग रहा था कि वो लकी से कुछ छिपा सकती थी, लेकिन उसके लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था। देखो मोना, मैं सब कुछ जानता हूं, इसलिए तुम मुझसे झूठ मत बोलो। आज स्कूल में मुझे शीना ने बताया कि कोई आदमी रात को इस घर में आता है और वो तुम्हारे साथ मारपीट करने की कोशिश करता है। वो तुम्हें खींचकर कमरे के अंदर ले जाता है, लकी ने कहा। जैसे ही उसने लकी के मुंह से ये बात सुनी तो वो खुद सारे हथियार डालकर नीचे सोफे पर बैठ गई। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत हताश हो। बताओ मोना, क्या हुआ है? अगर तुम मुझे बताओगी तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। लकी ने बड़े प्यार से मोना से कहा। नहीं, तुम इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर पाओगे लकी, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता दूं कि बात क्या है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। असल में बात यह है कि मैं किसी जमाने में एक आदमी से प्यार किया करती थी और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे लकी। उस वक्त तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे साथ छेड़खानी कर सके। हर कोई मुझे बहुत इज्जत भरी नजरों से देखता था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस आदमी को दिल्ली छोड़ना पड़ा। अब जैसे ही वो आदमी चला गया उसके बाद लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मोना ने कहा। कौन है वो लोग जिन्होंने तुम्हें परेशान करना शुरू कर दिया? और वो कौन था तुम जिसके साथ रह रही थी? उसने छोड़ क्यों दिया तुम्हें? लकी ने पूछा। उसे लग रहा था कि मोना किसी धोखेबाज आदमी के साथ जुट गई थी और जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसने मुझे धोखा दिया या कोई और बात है। हम दोनों को बस हमारे हालातों ने अलग कर दिया लकी। मोना ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और फिर आगे बोली। तुम्हें स्कॉर्पियन ग्रुप के बारे में मालूम है लकी? स्कॉर्पियन ग्रुप के लीडर में से एक था। अभी 2 महीने पहले ही एक बड़े आदमी की बेटे की वजह से पूरा स्कॉर्पियन ग्रुप बर्बाद हो गया और उस लड़के ने स्कॉर्पियन ग्रुप के किसी भी लड़के को यहाँ रुकने नहीं दिया लकी। इसलिए मेरे साथ में जो था वो खुद भी दिल्ली छोड़कर चला गया।
स्कॉर्पियन ग्रुप। लकी ने जैसे ही यह खबर सुनी तो वो बुरी तरह से चौंक गया। वो और रुस्तम ही तो वो लोग थे जिन्होंने स्कॉर्पियन ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी वजह से मोना की यह हालत हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि स्कॉर्पियन ग्रुप यहाँ का एक बुरा ग्रुप था बहुत। सब लोग उसे दिल्ली के नासूर के नाम से बुलाते थे, लकी ने सफाई देते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे वो बच्चों जैसी बातें कर रहा था। अच्छी बात है। लकी की यह बात सुनते ही मोना की नजरों में नफरत के भाव साफ नजर आने लगे थे। उसने अपनी तीखी नजरों से लकी को देखा और बोली, चाहे जो भी हो, लेकिन आज उस लड़की की वजह से मेरा पार्टनर मुझसे अलग हो गया और उसी की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। तो फिर उस आदमी में और स्कॉर्पियन ग्रुप में अंतर क्या है? अगर स्कॉर्पियन ग्रुप बुरा था तो क्या वो आदमी अच्छा था जिसने उसे बर्बाद कर दिया? और वैसे भी स्कॉर्पियन ग्रुप चाहे जैसा भी हो, लेकिन मेरा साथी एक बहुत अच्छा और ईमानदार आदमी था लकी। जब स्कॉर्पियन ग्रुप को खत्म किया गया था तब दिल्ली में फिर से छोटी बड़ी गैंग खड़ी होनी शुरू हो गई। मेरे साथ जो हुआ वो तो इस वजह से चला गया और अब उसकी जगह कोई यहां नहीं था। अब उसके पीछे जो लोग बाकी रह गए, जिन्हें मालूम था कि मैं उसके साथ थी, वो मेरे प्रोटेक्शन मनी लेने के नाम पर बार बार आ जाया करते थे और उसके नाम पर मुझे परेशान करते। अब तुम ही बताओ, मैं अकेली लड़की किससे जाकर लड़ूंगी? मोना ने इतना पर कहा ही था कि उसके आंखों में आंसू आ गए और उसके मोती जैसे आंसू जमीन पर गिरने लगे। उन आंसुओं को देखकर लकी को ऐसा लगा जैसे मोती की माला टूट गई हो और उसमें से मोती नीचे गिर रहे हो। मुझे माफ कर देना मोना, लकी ने मोना की तरफ देखते हुए कहा, जो कि लकी की तरफ देख रही थी। लकी ने माफी मांगते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया। तुम क्यों माफी मांग रहे हो लकी? मेरे साथ जिसने ये सब किया वो तो अमीर बाप का लड़का है। अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती, मोना ने कहा और लकी को अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगी। ये सुनकर तो लकी का दिल और ज्यादा बैठ गया था। उसने एक अच्छी लड़की की जिंदगी अनजाने में ही सही लेकिन बर्बाद तो कर दी थी, लेकिन अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा, तो वो जिस कलाम भाई की बात थाने में कर रहे थे वो कौन था? क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? लकी ने अपने आप को ठीक किया और फिर से मुन्ना से पूछा। अरे तुम तो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, फिर तुम्हें उसके बारे में कैसे मालूम नहीं है कुछ? मोना ने भी अपने आंसू पोंछते हुए कहा और बोली, जब स्कॉर्पियन ग्रुप खत्म हुआ था तो उसके बाद दिल्ली की जितनी भी गैंग थी ना, उसमें एक बड़ी बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी, भारी लड़ाई। ये लड़ाई सिर्फ इसलिए हुई थी कि अब आने वाले वक्त में दिल्ली में किसकी गैंग का राज होगा, और थोड़े ही दिनों में यह स्थिति साफ हो गई। अब दिल्ली में ईगल गैंग सबसे स्ट्रॉन्ग गैंग है। पूरे अंडरवर्ल्ड में कोई भी उससे टक्कर नहीं ले सकता, और उसका जो लीडर है उसका नाम है कलाम अंसारी। वो इन सब लोगों का मसीहा है। मोना ने लकी को सारा माजरा समझाते हुए कहा। कमाल अंसारी। लकी ने धीरे से ही अपने आप में ये नाम बुदबुदाया। वो उसे निपटने का रास्ता अपने दिमाग में पहले ही सोच चुका था। इस वक्त जब ईगल गैंग बनी ही थी तब उसने बहुत सारा सामान स्कॉर्पियन ग्रुप से लिया था। स्कॉर्पियन ग्रुप सब कुछ छोड़कर चला गया था जिसका इस्तेमाल ईगल गैंग आराम से कर सकती थी, और उसमें उन्होंने अपनी तरफ से काफी चीजें जोड़ ली थी। दिल्ली में उस गैंग के लीडर का बोलबाला था, इसलिए वो जिससे चाहे उसे छुड़वा सकता था, जिसके साथ जो चाहे वो कर सकता था, और लगभग हर दुकान वाला ही उसके नाम से चंदा दिया करते थे। लेकिन लकी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मोना को इन सब के बीच में टारगेट क्यों किया जा रहा था। काफी देर तक सोचने के बाद लकी को यह समझ आया कि वो सुंदर दिखती थी, शायद इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा हो। मोना, तुम चिंता मत करो, आगे से उनमें से एक भी आदमी ना तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कि मेरा वादा है, लकी ने मोना से कहा। उसे लग रहा था कि उसके साथी के चले जाने के बाद मोना को बचाने की जिम्मेदारी अब उसकी थी और उसे यही करना था। ठीक है, मोना ने भी धीरे से जवाब देते हुए कहा। वो लकी की बात सुनकर तो खुश हो गई थी, लेकिन उसने लकी की बातों से ज्यादा उम्मीदें नहीं पाली हुई थी। मोना को मालूम था कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट था, जबकि उसके सामने जो गैंग खड़ी थी वो दिल्ली की सबसे बड़ी गैंग थी। ऐसे में वो चाह कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जो लकी खुद अपने आप को नहीं बचा सकता था, वो मोना की रक्षा कैसे करता? तभी अचानक पीछे से किसी के दरवाजे बजाने की आवाज आने लगी। मोना और लकी दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे।
मोना, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। उधर से किसी ने कहा। वो आवाज दरवाजे के उस तरफ से काफी जोर से आ रही थी। ये वही है, मोना ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। अचानक से उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे। कौन? कलाम? लकी ने घबराते हुए पूछा। हाँ वही है, अब तुम जल्दी से छुप जाओ वरना वो तुम्हें मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर देगा। लकी तुम यहां प्लीज छुप जाओ, मोना ने कहा। वो जानती थी कि कलाम के आते ही लकी की हालत खराब हो सकती थी। नहीं तुम चिंता मत करो, मुझे उससे कोई डर नहीं है। मैं तुमसे सच में प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें और शीना को आज के बाद आगे से कुछ नहीं होने दूंगा, लकी ने कहा। उसके चेहरे के भाव काफी गंभीर थे। जैसे ही लकी ने इतना कहा तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके गाल भीग गए थे। एक सेकंड बाद उसे इस चीज का एहसास हुआ कि मोना अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने लकी के गालों को चूम लिया था। फिर उसने लकी के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, लकी तुम जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो और इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू भी कहना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ये वक्त बहादुरी दिखाने का नहीं है लकी, प्लीज तुम अभी यहां से चले जाओ, मोना ने कहा। और फिर लकी को खींचते हुए बेडरूम में ले गई और उसे धक्का देकर अंदर बंद करते हुए बोली, अब जब तक मैं ना कहूं ना तब तक यहां से बाहर मत आना, समझे ना? अगर तुम बाहर आ गए तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी लकी, मोना ने कहा और दरवाजा लगा दिया। मोना, मोना रुको तो सही। लकी उसके जाने के बाद कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही मोना ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। खोल दरवाजा, खोल खोल नहीं तो तोड़ दूंगा, बेकार रिपेयरिंग का खर्चा आएगा, खोल दरवाजा। बाहर से अभी भी कलाम की आवाजें आ रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। इधर मोना ने दरवाजा खोलने से पहले अपना मूड थोड़ा ठीक कर लिया। उसने अपने बाल और कपड़े ठीक कर लिए और फिर जाकर दरवाजा खोल दिया। उसके दरवाजा खोलते ही अंदर एक लंबा सा अधेड़ उम्र का आदमी दाखिल हुआ। उसका सिर गंजा था और उसने काले रंग का पठानी कुर्ता और पैजामा पहना हुआ था। उसके हाथ पर ढेर सारे टैटू बने हुए थे। वो ईगल गैंग का सरदार कलाम था। कलाम क्या हुआ, तुम इस वक्त यहां क्या लेने आए हो? मोना ने उससे पूछा। भले ही उसके चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन उसकी मुस्कान इतनी ज्यादा झूठी थी कि कलाम भी उसकी सच्चाई पहचान गया था। मैं यहां क्या लेने आया हूं? क्या मस्त सवाल है मोना। कलाम ने मोना को देखा और हंसने लगा और आगे बोला, तुम जानती हो कि मैं एक बैचलर हूं और मैं यहां पर तुम्हारे जैसी एक सिंगल लड़की को ढूंढते हुए आया हूं। अब आगे तो तुम समझ ही गई होगी कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं, कलाम ने कहा और धीरे धीरे मोना की तरफ आगे बढ़ने लगा। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूं, मोना ने उससे थोड़ा दूर जाते हुए कहा। उसे कलाम से बहुत डर लग रहा था और इसलिए उसने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए थे। पानी का गिलास, पानी का गिलास। हाँ, वैसे प्यास तो बहुत लगी है मुझे, लेकिन क्या है कि पानी से मेरी प्यास नहीं बुझ सकेगी, समझ रही हो ना, कलाम ने कहा। उसकी नजर मोना के ऊपर ऐसे टिकी थी कि हटने का नाम नहीं ले रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कलाम अपने भद्दे इरादों में कामयाब हो जाता या फिर मोना अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी और मोना शीना को लेकर घर आ गए थे। उन्होंने खाना खाया और उसके बाद जब मोना शीना को सुलाकर बाहर आई तो लकी ने उसे बीच में रोक लिया था। जब उसने मोना से उसकी चोटों के बारे में पूछा तो पता चला कि उसकी चोटों के पीछे का सबसे बड़ा कारण खुद लकी ही था। स्कॉर्पियन गैंग खत्म हो जाने के बाद कलाम की ईगल गैंग दिल्ली के ऊपर हावी हो गई थी। वो दिल्ली पर राज कर रही थी। इधर जैसे ही कलाम का नाम लिया गया वैसे ही कलाम दरवाजे पर आ थमका था। मोना ने जबरदस्ती लकी को कमरे के अंदर छिपा दिया था और खुद बाहर आ गई थी। इधर कलाम भूखे भेड़िए की तरह मोना को देखे जा रहा था। उसने मोना की तरफ बढ़कर पहली बार झपट्टा मारा ही था कि इतने में मोना ने जैसे तैसे अपने आप को बचा लिया। वो थोड़ा सा पीछे हट गई, जिस वजह से वो बच गई थी, लेकिन कलाम भी इतनी जल्दी रुकने वालों में से नहीं था। मैं जानता हूं कि ईगल गैंग उतना बड़ा नहीं जितना कि स्कॉर्पियन गैंग था। मुझे ये भी पता है कि तू मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन एक बात तो तू अच्छी तरह से समझ ले कि अब इस शहर के गैंग का जो कुछ भी हूं वो मैं ही हूं और मेरे अलावा और कोई है भी नहीं। इसलिए अगर तू मेरे साथ
कॉर्पोरेट करना शुरू कर देगी ना तो बहुत फायदे में रहेगी। मैं तेरा कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, समझी ना। उल्टा सब लोगों से बचा कर रखूंगा। और उसके बाद तू दिल्ली में उतनी बेखौफ होकर घूम सकती है ना जितनी बेखौफ होकर तू पहले घूमती थी, समझी गया। कलाम ने उसे समझाते हुए कहा। वो उसे लालच देने की कोशिश कर रहा था। देखो कलाम, मैं बहुत ही सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे जाने दो, मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। मोना ने उसके सामने कहा। वो हाथ भी जोड़ना चाहती थी लेकिन वो जानती थी कि हाथ जोड़ने से उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। जाने दूं तुझे? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काट रखा है? हाँ? कलाम की आंखों में जैसे कोई हैवान जाग गया था। वो अपनी गंदी नजरों से उसे ऐसे देख रहा था और उसकी आंखों में एक पल में मोना का पूरा बदन टटोल लिया था। उसे ऊपर से नीचे तक ठीक से देखने के बाद कमाल ने कहा, देख लड़की, मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूं। अपने को बस इतना टाइम नहीं है कि 24 घंटे तेरी आगे पीछे घूमता रहूं। बस आज रात के लिए ना तुम मेरे साथ आ जा, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा, समझी ना। जैसे ही कलाम ने इतना कहा उसके बाद वो सीधा मोना की तरफ दौड़ पड़ा। इस बार मोना अपने आप को बचा नहीं पाई और अगले ही पल कलाम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। छोड़ छोड़ मुझे। मोना उसकी बाहों से आजाद होने के लिए कसमसा रही थी। वो उसे धक्का दे रही थी, नाखून तक चुभा रही थी, लेकिन फिर भी वो कलाम की गिरफ्त से आजाद नहीं हो पा रही थी। वो उसे छोड़ने के लिए राजी ही नहीं था। इतना लंबा हट्टा कट्टा आदमी की गिरफ्त में आ जाना और उसके बाद उससे छूट पाना मोना के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा था। आए, क्या खुशबू है यार, खाने में फूल खाती है क्या। कलाम ने अपनी नाक मोना की गर्दन के करीब सटा दी थी और उसकी गर्दन को सूंघे जा रहा था। उसकी लालच भरी नजरों से मोना अपने आप को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लिए यह संभव नहीं हो पा रहा था। फिर उसने मोना को अपनी गोद में उठाया और अपने साथ सोफे पे ले गया। उसके चेहरे पर एक भयंकर सी हंसी साफ नजर आ रही थी। फिर उसने मोना को सोफे पर लेटाया और अपना कुर्ता उतार दिया और अपने आप को मोना के ऊपर धकेल दिया। छोड़ मुझे। मोना जोर से चिल्लाई और उसके माथे पर एक लात मार दी, लेकिन कलाम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो उसे चूमने लगा था और उसने मोना के कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए। अचानक से पीछे से एक आवाज आई। कलाम को एहसास हुआ कि उसके सिर पर एक भारी चोट लगी थी। कलाम जोर से चिल्लाया और उसने अपना सिर मलना शुरू कर दिया। 1 सेकंड के बाद उसे ठीक से थोड़ा होश आया और उसने पलट कर देखा कि एक 12 साल की बच्ची उसके पीछे खड़ी थी। उसने नाइट सूट पहना हुआ था और उसने हाथ में बेसबॉल का बैट लिया था। माँ, आप भी आ जाओ और इसे मारने में मेरी मदद करो, शीना ने कलाम के ऊपर बेसबॉल का बैट तानते हुए कहा। वो खुद भी काफी डरी हुई थी और शरीर पर बने इतने सारे टैटू को देखकर कलाम के तो वो और ज्यादा घबरा गई थी। साली चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठा ले? इधर आ, अभी सबक सिखाता हूं तुझे, कलाम ने कहा और वो शीना की तरफ आगे बढ़ने लगा। इस बार फिर से शीना ने उसे मारने के लिए अपना बैट घुमा दिया, लेकिन इस बार उसका वार कामयाब नहीं हो पाया। वो उसे नहीं मार पाई। कलाम ने उसका बैट पकड़कर एक तरफ फेंक दिया था। साली, तुझे जिंदा रहना है कि नहीं रहना है? कलाम ने उसे घूरते हुए कहा और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वो उसकी पीठ पर धौल लगाना शुरू कर चुका था। शीना मारे दर्द के बुरी तरह से चिल्लाई जा रही थी। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन छुड़वा नहीं पा रही थी। साली चुड़ैल, कलाम ने शीना को धक्का देकर सोफे पर फेंक दिया। शीना सोफे पर गिरी और टप्पा खाकर फिर फर्श पर आ गई। शीना बेटा, बेटा। मोना ने जैसे ही शीना को नीचे गिरते देखा तो वो उठकर दौड़ते हुए उसके पास आ गई। उसका दिल दुखने लगा था और उसने तुरंत शीना को जमीन से उठा लिया। शीना को ऐसी हालत में देखकर मोना को रोना आ गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो देख रही थी कि उसकी बेटी में गजब की हिम्मत थी जो उसने कलाम जैसे आदमी को मारने की हिम्मत जुटा ली। वो जानती थी कि कलाम उसकी हालत खराब कर सकता था, फिर भी उसने अपने हाथ को रोका नहीं था। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? आपको कहीं लगी तो नहीं ना और आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? आई एम सॉरी मम्मा, मैं इस आदमी को पीट नहीं पाई, सांड जैसा है, लेकिन अगर आप भी साथ आ जाओ ना तो इसको पीट देंगे पक्का, शीना ने कहा। इतनी मार खाने के बाद भी उसके हौसले पस्त नहीं हुए थे और वो उसे मारने के लिए तैयार थी।
क्या बात है, माँ के साथ साथ बेटी फ्री। आज तो मेरा नसीब ही खुल गया साला। एक साथ एक तरफ फल और दूसरी तरफ फूल। आज तो मजा आ जाएगा। आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ने वाला नहीं हूं कसम से। कलाम ने फिर से भद्दी सी हंसी हंसते हुए कहा। फिर उसने अपने पैजामे का नाड़ा खोला और शीना और मोना की तरफ बढ़ने लगा। आज तो मैं तुम दोनों को जन्नत दिखाई दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा एहसास देने वाला हूं ना कि तुम लोग उसको जिंदगी भर याद रखने वाले हो। तुम मेरा नाम कभी भूल नहीं पाओगे, समझे ना? कलाम ने कहा। उसकी आवाज सुनकर ही मोना घबरा उठी थी। वो जिस तरह से उन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर मोना को काफी डर लग रहा था। शीना, जल्दी से अपने कमरे में भाग जा, भाग जा, मोना ने कहा और उसे उठाकर कमरे की तरफ धक्का देने लगी। लेकिन अब कलाम को कोई रोक नहीं सकता था। मोना इधर नहीं चाहती थी कि कलाम के इस कांड में उसकी बेटी को पीसना पड़े। जो कुछ भी कलाम करना चाहता था उसे अकेले इंसान को झेलने के लिए वो तैयार थी। शीना भी छोटी बच्ची थी, लेकिन इतनी सी बात भी कलाम को समझ नहीं आ रही थी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं यहीं पर रुकूंगी और यहीं पर रुककर मैं ना आपकी रक्षा करूंगी, शीना ने कहा। वो इतनी छोटी थी कि कलाम के इरादे को समझ नहीं पा रही थी और वो सिर्फ एक ही बात जानती थी कि उसके होते हुए कोई भी मोना को हाथ नहीं लगा सकता। वो मोना को अपने होते हुए चोट खाते हुए नहीं देख सकती थी। उसने कलाम की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, एक कदम भी पास आने की मत सोचना, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। ना ना, जान से तो मैं तुझे मारूंगा बेटे, लेकिन मजे के साथ, समझी? आजा मेरी रानी, आजा, मैं तुझे मजा दिलाता हूं। आना, देख कितना प्यार से बात कर रहा हूं मैं, और तू एक बेकार में ही मेरे ऊपर गुस्सा दिखा रही है। अरे आना। बेशर्म कलाम ने अपने पजामा उतार दिया था और सिर्फ कच्चे में ही उन दोनों की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसने नीले रंग का कच्चा और काले रंग का बनियान पहना हुआ था और उसकी बाकी का शरीर पूरा खुला हुआ था। वो किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगा। मोना बहुत कोशिश कर रही थी कि वो किसी भी तरह शीना को उसके कमरे में भेज दे, लेकिन शीना वहां से हिलने को राजी ही नहीं थी। अचानक से एक कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो दरवाजा इतनी जोर से खुला कि सीधा दीवार से जा टकराया। कलाम भी एक बार के लिए झिझका और रुककर उसने उस कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। साले हरामी! इधर से लकी ने उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसने अपने हाथ में एक टेबल लैंप पकड़ा हुआ था और उससे पहले कि कलाम कुछ समझ पाता कि वो कौन था और क्या करना चाह रहा था, लकी ने उसके सिर पर वो टेबल लैंप जोर से मार दिया। वो चोट खाते ही कलाम का चेहरा लाल पड़ गया। लकी के वार से उसके चेहरे पर खून आने लगे थे और वो एक बार के लिए नीचे बैठ गया। मोना, जल्दी से उठो और शीना को लेकर अंदर जाओ, लकी ने एक हाथ से मोना और दूसरे से शीना को पकड़ते हुए कहा। उसने उससे उठा लिया था और जैसे ही वो उसे अपने साथ लेकर कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि इतने में उसे पीछे से आवाज आई, जहां हो वहीं रुक जाओ। लकी ने महसूस किया कि कलाम ने उसके बालों को पीछे से जकड़ लिया था और उसे पीछे की ओर खींचने लगा था। लकी ने थोड़ा सा घूमकर देखा तो पाया कि उसके सिर में से खून आ रहा था और इतने में कलाम ने उसे खींचकर नीचे जमीन पर गिरा दिया था। जाओ तुम लोग, मेरी चिंता मत करो, निकलो यहां से, लकी ने मोना और शीना की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा। लकी को कलाम के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे सबक सिखाने से वो पहले चाहता था कि शीना और मोना सही सलामत अपने कमरे में पहुंच जाए। अगर उसके बाद लकी उससे लड़ते हुए मर भी जाता ना, तो उसे कोई बात की चिंता नहीं थी। लकी! शीना और मोना ने एक साथ लकी की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहा। वो देख रहे थे कि लकी उन दोनों के लिए कुछ कर सकता था। वो अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार था। ऐसे में वो दोनों लकी को इस हाल में अकेले छोड़कर कैसे जा सकते थे? अरे जाओ यहां से, लकी ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। मोना उसकी आंखों को ऐसे देखकर समझ गई थी कि वो उन दोनों को यहां नहीं देखना चाहता था। मोना खुद भी ये बात जानती थी कि वो लकी को नहीं बचा सकती थी, लेकिन वो शीना को जरूर बचा सकती थी। इसलिए उसने शीना का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए अंदर की तरफ ले गई थी। साले! इधर खून से सने चेहरे वाला कलाम बहुत ही खूंखार नजर आ रहा था। उसने अपना मुक्का कस लिया था और लकी को मारने के लिए उसके ऊपर तान भी दिया था। लकी जो कि नीचे जमीन पर गिरा हुआ था, अचानक से उसके ऊपर कलाम का भारी सा मुक्का आया, लेकिन लकी को इतना होश तो था कि वो अपने आप को बचा सके।
वो तुरंत अपनी बाईं ओर मुड़ गया और इस वजह से कलाम का मुक्का जमीन पर जा लगा। उसके मुक्के की वजह से एक बार के लिए धरती जोर से कांप गई थी। लकी को एहसास हुआ कि उसकी और कलाम की ताकत में जमीन आसमान का अंतर था, और अगर वो ठीक वक्त पर अपना सिर नहीं बचाता तो शायद आज उसकी जान भी जा सकती थी। अब वो उससे चालाकी से ही लड़ सकता था, इसलिए लकी ने कलाम के पैरों को पकड़ लिया और उसे नीचे जमीन पर गिराने में अपनी सारी ताकत लगा दी। वो उसमें कामयाब भी हुआ और उसने कलाम को नीचे जमीन पर लापटका। इसके बाद लकी खुद अपनी जगह खड़ा हुआ और वो दरवाजे की तरफ घबराहट से भागने लगा। वो तुरंत कमरे के अंदर आया और उसने धम से दरवाजा लगा दिया। उसके बाद लकी दीवार के सहारे खड़ा हुआ और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कलाम अंदर ना आ सके इसलिए उसने कुंडी लगा दी थी। अब आगे क्या होने वाला था? लकी मोना और शीना को कलाम से कैसे बचाने वाला था, या उससे लड़ते लड़ते उसका किस्सा समाप्त हो जाने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही कलाम मोना के ऊपर गिरा, अचानक से उसके सिर के पीछे किसी ने जोरदार वार कर दिया था। कलाम ने देखा कि शीना अपने हाथ में बेसबॉल का बैट लेकर आई थी और उसने कलाम के सिर पर वार किया था। अब मोना के साथ साथ कलाम शीना को भी छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों के साथ कुछ करता, लकी ने बीच में आकर उन्हें बचा लिया था। उसने ना सिर्फ शीना और मोना को उनके कमरे में भेज दिया था, बल्कि खुद भी एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर चुका था। लेकिन उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं होने वाली थी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद करके अपनी आंख खोली तो उसने पाया कि वो रसोई में खड़ा था और उसके सामने एक छोटे से कद की बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका कद ज्यादा नहीं था, उसके बाल सफेद थे और उसने 2 चोटी बनाई हुई थी। उस वक्त जब लकी रसोई में दाखिल हुआ तो उस बूढ़ी के हाथ में एक ब्रेड का टुकड़ा था और वो उसे खा रही थी। जैसे ही लकी ने उसे देखा तो वो चौंक गया, लेकिन वो औरत लकी को बड़ी तेज नजरों से देख रही थी। क्या बात है, तुम तो काफी जवान हो। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई। उसकी आवाज सुनकर वो काफी बूढ़ी नजर आ रही थी और उसकी उम्र 100 साल के आसपास लग रही थी। अचानक से उसने अपने हाथ से ब्रेड का टुकड़ा फेंक दिया और वो धीरे धीरे लकी की तरफ बढ़ने लगी। फिर पलक झपकते वो लकी के रस्साने जाकर खड़ी हो गई। उसे पता नहीं चला। उसने जाते ही लकी की गर्दन को दबोच लिया। हाँ। लकी उसकी शक्ल देखकर इतना डर गया था कि वो दौड़ता हुआ एक कोने में चला गया। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर अपना हाथ रखकर उसे बंद कर दिया। फिर वो घूमी और लकी के सामने आकर उसके ऊपर वार करने ही वाली थी। साले दरवाजा खोल! इतने में पीछे से कलाम की आवाज आई। तब तक लकी दरवाजे की कुंडी खोल चुका था और कलाम का भारी हाथ पकड़ने की वजह से दरवाजा खुल गया और बूढ़ी के सिर से जा टकराया। अरे बाप रे, मोना की मां भी यही है। देख बुढ़िया, तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना अगर तूने जिद की ना तो मैं तेरे साथ भी ना वही करूंगा जो बाकी के साथ कर रहा हूं। हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे। कलाम ने मोना की मां को देखते हुए कहा, अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कब से हो गई? जैसे ही कलाम के मुंह से उस बूढ़ी ने ये शब्द सुने तो वो गुस्से में आग बबूला हो उठी। उसने अपने पास रखी एक चम्मच उठाई और उसे सीधे कलाम के मुंह पर दे मारा। कलाम ने अपना सिर बचा लिया और चम्मच दरवाजे से जा टकराई, लेकिन सब में उस बूढ़ी की जो जान लगी थी उसकी वजह से उसे खांसी आने लगी। क्या बात है, तू तो जादू कर दिए यार। मैंने तेरे जैसा ना बहुत जादूगर देखे हैं, समझी? कलाम ने बिना उस बूढ़ी की तरफ देखे हुए कहा और उसकी गर्दन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं प्यार से समझा रहा था तो बात समझ नहीं आ रही तेरे। कोई बात नहीं, अभी मैं और प्यार से समझाऊंगा, समझी? कलाम ने कहा और उसकी गर्दन को और जोर से दबोच दिया। उस बूढ़ी के लिए तो कलाम से पार पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। कलाम ने उसके शरीर को ऊपर उठा दिया और उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो किसी भी वक्त मर सकती थी। उसके शरीर का सारा खून उसके चेहरे में आ गया था और वो लकी की तरफ देखकर सिर्फ अपनी पलकें झपका पा रही थी। लकी उसका इशारा समझ गया और उसने हवा में उठकर कलाम के मुंह पर दे मारा। साले! ठीक इसी वक्त जैसे ही कलाम के हाथ से बूढ़ी छूटी, उसने एक चाकू उठाया और कलाम के शरीर में घोंप दिया। फिर बूढ़ी के साथ उसका चाकू जिस पर खून के दाग लगे थे वो भी नीचे गिर गया। इधर कलाम के सिर से लेकर उसकी दाढ़ी तक खून के दाग दिखाई देने शुरू हो गए थे। पहले तो खून के सिर्फ एक ही धार आए, लेकिन उसके बाद और गाढ़ा खून बाहर निकलना शुरू हो गया।
कलाम की आंख खुली तो वो और गुस्से भरी नजरों से उस बूढ़ी को देखे जा रहा था। ये सब देखने के बाद खुद लकी भी काफी हैरान था। उसने देखा कि वो खून वाली जगह से थोड़ी दूरी पर खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में से भी वो खून निकलना शुरू हो गया था। लकी उसे देखकर हैरान था और उसे तुरंत साफ करने लगा। इधर वो बूढ़ी अपने घुटनों पर आकर नीचे बैठ गई थी और उसने अपना मुंह कलाम के सिर पर टिका दिया था। कलाम के सिर से रिसते हुए खून वो चूसे जा रही थी और उसकी आवाज सुनकर ही लकी को अपने बदन में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जैसे ही लकी ने अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखा, उसे लगा जैसे वो साक्षात मौत देख रहा था। ये सब देखने के बाद उसकी हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर वो जरा सा भी हिलता तो शायद वो बूढ़ी उसकी पीठ में चाकू घोंप सकती थी। 1 मिनट बाद उस बूढ़ी ने अपना सिर उठाया और फिर अपनी उंगलियों पर लगे खून को चाट कर बोली, वैसे इसका टेस्ट इतना बुरा भी नहीं था। ये शब्द सुनते ही लकी जहां खड़ा था वहीं उसके पैर थर थर कांपने शुरू हो गए। उसका दिमाग ये सब देखकर पूरी तरह से घूम गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। ठीक इसी वक्त उस बूढ़ी ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। अपने से नजर मिलाते ही लकी उस बूढ़ी को देखकर कांपने लगा था। अब इससे पहले कि वो बूढ़ी उसके साथ कुछ करती, लकी ने अपना पैर उठाया और उसे एक जोरदार लात मार दी। वो जानता था कि अगर वो कलाम को मार सकती थी तो वो उसकी जान भी ले सकती थी, इसलिए लकी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उससे बचने की पूरी कोशिश में लगा था और वो एक बार में ही वहां से फरार हो जाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे लात मार पाता, उसके पैर बीच में ही जाम हो गए और वो खुद अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। वो चाकू जिससे अभी उस बूढ़ी ने कलाम को मारा था फिर से अपनी शेल्फ में चला गया था। वो लकी के चेहरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर नहीं था। अब क्योंकि इस बार तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। आज से तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर। हमें एक दूसरे को और कुछ भी नहीं चुकाना है। उस औरत ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक नजर आ रही थी। उसकी आंखों से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लकी का इस बात पर मजाक उड़ा रही थी कि लकी ने उसे कम तरह का था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अचानक से उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब वो किसी 70 से 80 साल की बूढ़ी की तरह नहीं बल्कि एक 40 साल की औरत की तरह बात कर रही थी। उसकी आंखों में चमक अब भी पहले से बढ़ गई थी। उस बूढ़ी ने खिड़की खोल दिया। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने खिड़की क्यों खोली थी। क्या वो खिड़की से आई थी? फिर जब लकी ने खिड़की को ध्यान से देखा तो पता चला कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और ये देखते ही लकी के दिमाग में ख्याल आया, अब ये क्या करने वाली है? क्या ये यहां से कूदने वाली है? इसका दिमाग खराब है क्या? हम लोग 90 माले पे हैं। लकी ने अपने आप से कहा और वो उस बुढ़िया से बात करने की कोशिश करने लगा जो अभी बस वहां से कूदने ही वाली थी। लकी जोर से चिल्लाया लेकिन तब तक उस बूढ़ी ने उसकी आवाज सुनी नहीं और वो नीचे कूद गई। लकी खिड़की की तरफ भागा और नीचे की ओर देखने लगा, लेकिन उसने बाहर की तरफ जो देखा उससे तो उसके होश ही उड़ गए। उसे इतना बड़ा झटका लगा कि वो एक शब्द भी नहीं कह पा रहा था। लकी ने जैसा सोचा था बूढ़ी वैसे नहीं गिरी, बल्कि वो किसी फिल्म की हीरोइन की तरह हवा में तैर रही थी। उसने नीचे वाले छज्जे पर एक पैर रखा, फिर उसके बाद दूसरी बालकनी में एक पैर रखा और सीधा नीचे कूद गई। वहां से देखते ही वो गायब हो गई। लकी इधर सीढ़ियों से नीचे देखने लगा। उसे अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वो सपना था या सच। फिर जैसे ही उसने फर्श पर पड़े हुए कलाम को देखा तो पाया कि कलाम के सिर से रिसता हुआ खून अब सूख चुका था। उसके सिर में से सारा खून चूस लिया गया था। लकी कलाम के पास से होता हुआ रसोई से बाहर आया। लकी! ठीक इसी वक्त मोना वहां अंदर आ गई। जब उसने लकी को बाहर आते हुए देखा तो वो भागकर लकी को देखने के लिए आ गई कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। और उसका क्या हुआ? मोना ने घबराते हुए पूछा। वो मर चुका है मोना, लकी ने रसोई की तरफ देखते हुए कहा। मर गया? मोना ये सुनकर चौंक गई और वो धीरे धीरे रसोई के दरवाजे की तरफ जाने लगी। जैसे उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि वहां कलाम की लाश पड़ी थी। ऐसा कैसे हो सकता है लकी? मोना ने अपने अंदर की घिन को दबाने की कोशिश करते हुए कहा और फिर से लकी के पास आकर खड़ी हो गई। कलाम ईगल गैंग का सबसे शानदार लड़ाका था और उसे मार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। जो उसकी जान के लिए जाता वो उल्टा अपनी जान गंवा देता था। अब यहां से भाग चलते हैं लकी, इससे पहले कि ईगल गैंग वाले यहां आकर हंगामा करने लगे। हमें यहां से निकलना होगा, मोना ने लकी को समझाते हुए कहा।
लेकिन लकी ने अभी अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा था उसे देखने के बाद उसे ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। लेकिन मोना ने पूरी तैयारी कर ली थी और वो लकी को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाने वाली थी। मोना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही यहां से भागने की जरूरत है। जो कुछ भी हुआ उसमें तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए मेरा यकीन करो, मैं सारी चीजों को संभाल लूंगा। लकी ने मोना के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। लकी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये ईगल गैंग है और ये जो आदमी यहां मरा पड़ा है ना, ये ईगल गैंग का सरगना है। अगर ईगल को पता चल गया कि तुमने इसे मारा है तो वो लोग नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। लकी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, चलो यहां से। मोना ने घबराते हुए लकी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। वो जानती थी कि लकी अभी भी कॉलेज जाने वाला एक छोटा बच्चा था और उसे समाज के बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं थी, इसलिए वो लकी को समझाने की कोशिश कर रही थी। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, फिर भी जो भी मैं कहने जा रहा हूं ना, वो सब सच है और उसमें एक भी बात झूठ नहीं है। अगर मैंने सच में कलाम को मारा भी होगा ना, तो भी ईगल गैंग वाले मुझे हाथ नहीं लगा सकते। लकी ने मोना से एक एक शब्द ध्यान से कहा। मोना को समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी की इस बात का क्या जवाब दे। वो उसकी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके पास विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ठीक है, तुम जाकर शीना के साथ किसी होटल में चेक इन करो, मैं यहां पर सब संभालूंगा, लकी ने कहा और फिर मोना के कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। फिर वो शीना को कमरे से बाहर लाया और उन दोनों को दरवाजे से बाहर ले गया। लकी खुद उन लोगों के साथ गया और उन दोनों को ठहराने के लिए एक होटल का इंतजाम कर दिया। उन्हें होटल में छोड़ने के बाद लकी ने अपने लिए एक टैक्सी बुक कराई और खुद विश्राम गेस्ट चला गया। हेलो वसीम, मुझे अभी के अभी होटल ब्लू मून में मिलो, लकी ने कहा। थोड़ी ही देर में लकी और वसीम दोनों ही होटल ब्लू मून में पहुंच चुके थे। जब से राधिका चली गई थी तब से लकी ने मिलने जुलने के लिए वहां एक कमरा बुक कर लिया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या ईगल गैंग लकी को ढूंढ कर मार देता और कैसे बचाता लकी मोना और शीना को? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने देखा कि कलाम मारा गया था और उसके बाद उस बूढ़ी ने तेजी से उसके शरीर का सारा खून भी चूस लिया था। खून पी जाने के बाद वो वहां से खिड़की से कूदकर निकल तो गई, लेकिन लकी के जहन में अभी भी ये बात बच नहीं रही थी कि आखिर वो ऐसे कूदकर चली कैसे गई। उसके बाद जब मोना ने कलाम की लाश को देखा तो उसने लकी को वहां से भाग जाने को कहा, लेकिन लकी नहीं माना और उसने मोना और शीना को एक होटल में छोड़कर खुद वसीम से मिलने के लिए चला गया। लकी सर, क्या हुआ? आप इतने? वसीम ने जैसे ही देखा कि लकी के कपड़े फटे हुए थे और गंदे से दिख रहे थे तो उसने घबराते हुए पूछा। नहीं यार, नहीं, कुछ खास नहीं है, लकी ने कहा। उसे इस वक्त अपने कपड़ों की जरा भी परवाह नहीं थी। उसका सारा ध्यान कलाम और उसकी डेड बॉडी पर ही टिका हुआ था। अगर पुलिस ने उसे ढूंढ लिया तो ये बात प्रेस में चली गई तो फिर लकी के लिए भी इस मामले से निपट पाना आसान नहीं रहने वाला था। एक एड्रेस बता रहा हूं, उसके 9th फ्लोर पर इस घर के किचन में एक डेड बॉडी पड़ी है। वो और किसी की नहीं बल्कि ईगल गैंग के सरगना कलाम की बॉडी है। जल्दी से जल्दी किसी को भेजो और उससे निपटो। जी सर, कलाम ने कहा। वो लकी की बात सुनकर खुद भी घबरा गया था। उसे डर इस बात से नहीं लग रहा था कि जो आदमी मारा गया था वो ईगल गैंग का लीडर था, बल्कि उसे डर इस बात का था कि जो मारा गया था उसकी लकी से कोई दुश्मनी थी। अब उसके मरने के बाद कहीं लकी की जान भी खतरे में ना आ जाए। वसीम को इस बात से घबराहट हो रही थी और इसलिए उसने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जल्दी से अपने लोगों को भेज दिया। उसके बाद में जैसे ही वसीम जाने के लिए खड़ा हुआ, उसने आखिरी बार लकी की तरफ देखा और पूछा, सर एक बात बताइए, वो जो मारा गया है वो ईगल गैंग का सरगना है, तो उसको हैंडल करने में कोई दिक्कत है क्या, या फिर आपकी उससे कोई लड़ाई है? वसीम जानता था कि ईगल गैंग को बने हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए अगर लकी की टीम स्कॉर्पियन ग्रुप को हरा सकती थी तो उनके लिए ईगल गैंग को निपटाना भी बहुत बड़ी बात नहीं थी। वसीम को ईगल गैंग से कोई डर नहीं लग रहा था और वो चुटकियों में ही उसका सफाया कर सकता था। नहीं, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, एक बार पहले इस मामले से निपट लो, उसके बाद हम लोग देख लेंगे आगे, लकी ने वसीम की बात पर सोचते हुए कहा। ठीक है सर, वसीम ने कहा और वहां से निकल गया। लगभग 1 घंटे के बाद में वसीम दोबारा वापस आया और उसने कहा, लकी सर,
मामला हैंडल कर लिया है और हमारे लोगों ने आपके ऊपर जो कोई भी नजर रख सकता था उसे भी साफ करवा दिया है। हमने कलाम के बारे में जो रिपोर्ट्स निकलवाई है उससे तो ये पता चलता है कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है और ना ही उसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई आने वाला है। अगर पुलिस को इस बारे में किसी से खबर मिल सकती है तो वो खुद गैंग वालों से ही मिल सकती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, पूरे मामले में हमें जैसे जैसे खबर मिलती जाएगी हम लोग आपको आगे से आकर बताते जाएंगे। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है वसीम। चलो अब तुम सब जा सकते हो, मैं भी थोड़ा थका हुआ हूं इसलिए आराम करना चाहता हूं। लकी ने अपना वो काम कर लिया था जो उसे आज करना था। जब वसीम वहां से निकल गया तो लकी भी अपने कमरे में आराम से सो गया था। 2 दिन सबकी जिंदगी में शांति थी, किसी की भी जिंदगी में कोई शोर नहीं हो रहा था। ये 2 दिन तो लकी की जिंदगी में ऐसे भी थे जैसे कलाम कभी मारा ही नहीं गया था। उधर मोना और शीना भी पिछले 2 दिनों से होटल के अंदर ही रुके हुए थे और लकी ने ईगल गैंग के ऊपर अपनी पूरी नजर जमा रखी थी। वसीम के हिसाब से उन लोगों ने कलाम के बारे में पता लगाने के लिए अपने लोगों को भेजना पहले से ही शुरू कर दिया था। आज से 2 दिन के बाद लकी वहां से बाहर निकला। उसने अपनी गाड़ी निकाली और वो मोना और शीना से मिलने के लिए चला गया। जब वो शीना और मोना से मिलने के लिए होटल पहुंचा ही वाला था तब उसे भूख लग गई और वो नाश्ता करना चाहता था। वहां पर श्री मान नाम की एक दुकान थी, उसके ऊपर लकी का ध्यान चला गया। उस दुकान को देखकर लकी को तो ऐसा लगा जैसे उसने वो दुकान काफी लंबे समय से नहीं देखी थी। उस जगह का नाश्ता भी काफी अच्छा था और वो पूरी तरह से भरी हुई नजर आ रही थी। लकी ने अपने लिए खमन और ढोकला मंगवाया और वो आराम से बैठकर खा रहा था। इतने में 2 लड़कियां जो कि उससे काफी दूर बैठी थी उसे देखे जा रही थी। कितनी सुंदर है यार। हाँ, लेकिन अभी बच्ची है। अच्छा, तुम तो 20 साल के हो ना, ऐसी बात ही क्यों कर रहे हो? अगर तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे लिए कोई बूढ़ी देखनी पड़ेगी। 2 लड़की आपस में बात कर रहे थे। इतने में वो लड़की उठी और अपनी जगह से आगे बढ़ने लगी। इधर लकी ने देखा कि उसकी दिशा में एक लड़की बढ़ी आ रही थी। लकी ने अपने आसपास देखा तो पाया कि उसके पास एक टेबल लगी हुई थी और वो लड़की उस टेबल पर आ रही थी। लेकिन लकी ने जब उसे ध्यान से देखा तो उसका ध्यान उसके कपड़ों पर गया। लकी को लगा कि वो लड़की जानी पहचानी सी थी। वो खुद भी एक पल के लिए तो ठीक से उसे पहचान नहीं पाया और इससे पहले कि वो समझ पाता कि वो लड़की कौन थी, इतने में वो उसके पास आकर बैठ गई। लकी ने जब उसका सीधा सा चेहरा देखा तो एक बार के लिए उसके दोनों हाथ रुक गए और उसके गले का निवाला उसके गले में ही अटक गया। उसने देखा कि वो लड़की जिसकी उम्र 16 या 17 साल के आसपास थी वो वही बुढ़िया थी जिसने कलाम को मारा था। लकी ने उसे पहचानने में कोई गड़बड़ नहीं की और वो उसे देखते ही समझ गया कि वो कौन थी। उसने आज भी वही कपड़े पहने थे जो उसने उस दिन पहन रखे थे। लकी ने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया और वो चुपचाप अपने नाश्ते के ऊपर ध्यान लगाने लगा। वो काफी नर्वस तो था लेकिन साथ में वो काफी कंफ्यूज भी नजर आ रहा था। उसने उस लड़की को एक आदमी की जान लेते हुए देखा था और उसके अंदर लकी को ऐसे एक भी लक्षण नजर नहीं आ रहे जो कि आम आदमी में नजर आते हों। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही थी। क्या वो यहाँ लकी को मारने के लिए आई थी? और फिर जब उस दिन उसने 70 से 80 साल की बुढ़िया का भेष धारा हुआ था तो फिर आज वो 17 से 18 साल की लड़की बनकर उसके सामने क्यों आई थी? उस लड़की ने भी लकी को पहले ही देख लिया था और उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन उसने लकी को सिर्फ एक बार देखा और उसके बाद वो घूमकर काउंटर पर चली गई। मैंने चीज ऑमलेट बोला था, कहाँ है मेरा चीज ऑमलेट? लकी ने जब उसकी आवाज सुनी तो उसने पाया कि अब वो 70-80 साल की बूढ़ी की तरह बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। ये रहा मैडम, आपका ऑमलेट ये रहा। काउंटर पर खड़े आदमी ने उस लड़की की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा। फिर उसने अपनी प्लेट उठाई और वहीं पर खड़े होकर खाने लगी। लेकिन मैनेजर ने उसे रोक दिया। मैडम, आप आराम से टेबल पर बैठकर खा लीजिए ना, अगर यहाँ खड़ी रहेंगी तो कोई भी कस्टमर का हाथ लग सकता है। लड़की ने उसकी बात सुनकर एक बार के लिए उसे घूरते हुए देखा और फिर अपने ऑमलेट को लेकर वो टेबल पर आकर बैठ गई। जैसे ही उसने अपनी टेबल से पहला निवाला तोड़ा उसके बाद ही उसने प्लेट को झम से नीचे गिरा दिया। यह किस तरह का घटिया और 2 कौड़ी का ऑमलेट है? इसे खाकर तो अच्छा आदमी मर सकता है। मुझे अच्छा वाला बनाकर दो, दूसरा। उस लड़की ने गुस्से में कहा। मैनेजर ने उसके पास आकर देखा कि उसने अपनी प्लेट तोड़ दी थी और उसका सारा ऑमलेट नीचे बिखरा हुआ था। लेकिन खुद उस मैनेजर को भी उसका ये व्यवहार बुरा लग रहा था। एक तो वो उसकी ही दुकान में बैठी थी और ऊपर से उसने उसकी प्लेट तोड़ दी और फिर हंगामा भी कर रही थी। इस चीज का उसके धंधे पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला था।
क्या? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों चिल्ला रही हूं? उस लड़की ने अपनी जगह से खड़े होकर उस आदमी को घूरते हुए देखा और कहा। उसकी आंखें देखकर ही वो आदमी पूरी तरह से डर गया था। उसने अपने हाथ में एक कांटा उठा लिया था और वो उस आदमी के प्लेट में उस कांटे को भोंक देना चाहती थी, लेकिन फिर उसने जैसे तैसे अपने आप को रोक लिया। लकी, जो कि दूर से खड़ा होकर इस सारे तमाशे को देख रहा था, उसका दिल उसे देखते ही मानो कस गया। वो पहले ही उस लड़की की लड़ने की ताकत को अच्छे से जानता था। अगर उसके हाथ में सिर्फ कांटा भी था तो भी उस कांटे को उस आदमी के आर पार कर देने की जान रखती थी वो। आप इस तरह से मैडम से क्यों बात कर रहे हैं? अगर मैडम कह रही है कि बुरा बना है तो बुरा बना होगा, उसमें इतनी बहस करने वाली कौन सी बात है? आपकी दुकान फेमस है, इसका ये मतलब नहीं कि आपसे गलती नहीं हो सकती, समझे आप? एक जवान लड़का अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने उस लड़की के पास आते हुए कहा। पहले उसने मैनेजर से ये बात कही और उसके बाद वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, मैडम, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर ऑमलेट पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप कुछ और मंगवा लीजिए। आज के लिए आपको मेरी तरफ से एक छोटी सी ट्रीट। वो लड़का उस लड़की के सामने कुछ ज्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रहा था और वो उस लड़की से बात करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा था। क्यों लूं मैं तुम्हारे ट्रीट? क्या तुमने मुझे यहां पार्टी करने के लिए बुलाया है? जब उस लड़की ने देखा कि वो लड़का उसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था तो उस लड़की ने भी उसे गुस्से से कहा। फिर अचानक से वो उसे देखते हुए मुस्कुराने लगी और बोली, चलो ठीक है, तो फिर मेरे लिए एक व्हाइट सॉस पास्ता मंगवा दो। सुनो, मैडम ने जो कहा, एक व्हाइट सॉस पास्ता जल्दी लाओ और भाग कर लेकर आओ। उस आदमी ने कहा और फिर वो उस लड़की की टेबल पर उसके बगल में बैठ गया। जब उस आदमी ने उस लड़की के चेहरे को इतने करीब से देखा तो ना जाने कि उसके दिल में क्या होना शुरू हो गया था। वो लड़की सच में बेइंतहा खूबसूरत थी। जैसे ही पास्ता सर्व हुआ उसके बाद से उस लड़की ने तेजी से उसे खाना शुरू कर दिया। वो इस तरह से उसे खाई जा रही थी जैसे उसने कभी पास्ता खाया ही ना हो। सब लोग उसकी इस हरकत को देखे जा रहे थे। फिर जब उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही तेजी से खा रही थी तो उसने धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया और अब वो काफी लिहाज से खाने लगी थी। उसका ऐसा रूप देखकर फिर से सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वैसे तुमने कभी यहाँ का रेड सॉस पास्ता ट्राई किया है? उस लड़के ने उस लड़की से पूछा। उसे लगा कि वो कोई छोटी बच्ची थी और इसलिए उसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता था। शायद इस नाश्ते के बाद उस लड़के को उम्मीद थी कि उसका इस लड़की के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगले 3 दिन के अंदर वो इस लड़की को अपने साथ बिस्तर पर ले जाने वाला था। इस बात को लेकर उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। जब वो उससे बात भी कर रहा था तो भी उसका हाथ उस लड़की के हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ चुका था। वो लड़की के गोरे हाथ को थामने के लिए पागल हुए जा रहा था। अगर वो सिर्फ हाथ भी पकड़ लेता तो उसका आगे का काम आसान हो जाता। लेकिन इधर लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। कौन थी वो लड़की? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कलाम की मौत हो जाने के बाद लकी ने उसे ठिकाने लगा दिया था। हालांकि उसके लोग उसे ढूंढना शुरू कर चुके थे, पर फिर भी कोई भी लकी या मोना तक नहीं पहुंच पा रहा था। इधर 2 दिन के बाद जब लकी मोना और शीना से मिलने के लिए जा रहा था तब वो रास्ते में नाश्ता करने के लिए रुक गया। जब वो रुका तो उसने देखा कि वहां पर वो लड़की भी बैठी थी जिसने कलाम को मारा था। वो किसी बात पर हंगामा कर रही थी, लेकिन एक लड़के ने उसे थोड़ा सा शांत करवा दिया। लकी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की थी कौन। इधर वो लड़का बस उसके कोमल हाथ को पकड़ने के लिए पागल हुए जा रहा था। अगर वो एक बार के लिए उसका हाथ थाम लेता तो फिर उसके लिए बाकी का सफर आसान हो सकता था। वो लड़की भी उसके हाथ की तरफ देख रही थी। वो देख पा रही थी कि उसका हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, फिर भी वो आराम से अपना पास्ता खा रही थी। इधर उस लड़के ने धीरे से अपना हाथ उसके पास और पास लाना शुरू कर दिया। उस लड़की के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से कांटों का चम्मच सीधा उस लड़के के आंखों की तरफ उछाल दिया। वो सीधा उस लड़के की आंख में जाकर लगा। लड़का जोर से चिल्लाया और अपनी आंखें मलने लगा और अपनी आंख पकड़कर इधर उधर भाग रहा था। फिर कब उसका बैलेंस बिगड़ गया उसे पता नहीं चला। वो नीचे गिर गया। वो अपनी आंखों को पकड़कर तड़पे जा रहा था और उसकी आंखों से खून की धारा बहती जा रही थी। मेरी आंख, मेरी आंख। वो आंखें मलता जा रहा था लेकिन उसे आराम नहीं आ रहा था। पर एक बात थी जो उसे समझ आ गई थी
और वो ये कि वो लड़की इतनी सीधी नहीं थी जैसी वो नजर आ रही थी। वो बहुत ही खतरनाक थी और अब वो लड़का उसके साथ बिस्तर में जाने का ख्वाब भूल चुका था। उसे अब बस किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचना था और अपनी आंखों को बचाना था। वो लड़का अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। अरे ये क्या हो रहा है और इसकी आंखों से खून क्यों आ रहा है? तुम्हें पता है कि इसके साथ क्या हुआ? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं तो देख भी नहीं पाया, मैं खाना खा रहा था। किसी को भी मालूम नहीं था कि उस लड़के के साथ क्या हुआ, लेकिन लकी जो कि कोने में बैठा था सिर्फ वो जानता था कि उस लड़की ने उसे मारा था। वो उसे देखते ही समझ गया था कि वो लड़की कितनी खतरनाक थी। उसका ये नया करतब देखकर वो खुद भी हैरान रह गया था। इधर इतना सब कुछ हो जाने के बाद उस लड़की के चेहरे पर शिकन का कोई भाव नहीं था। वो वैसे ही बैठकर अपना पास्ता खा रही थी जैसे कुछ हुआ ना हो। वो आराम से बैठी हुई थी। लोग उसे देखे जा रहे थे लेकिन उसका ध्यान किसी की तरफ नहीं जा रहा था। फिर वो अपनी जगह पर से खड़ी हुई और जैसे ही वो वहां से बाहर निकलने वाली थी, इतने में मैनेजर उसके पास आया और बोला, मैडम आपने अपना बिल अभी तक पे नहीं किया। आपकी एक ऑमलेट और एक पास्ता का टोटल 300 रुपए हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर बैठकर खाया वो बहुत बड़ी बात नहीं है और तुम चाहती हो कि मैं इस घटिया से खाने के लिए बिल चुकाऊं? भाड़ में जाओ, उस लड़की ने जोर से कहा और फिर मैनेजर को धक्का देते हुए आगे निकल गई। अरे ये क्या बदतमीजी है? आपको कोई तमीज है या नहीं? खाना भी खा लिया और बिल भी नहीं चुका रही हो। उस मैनेजर ने अभी भी उस लड़की का रास्ता नहीं छोड़ा था। हाँ, देखने में तो अच्छे घर की लगती है लेकिन मैनर्स के नाम पे जीरो। अगर तुम पैसे नहीं दोगी ना तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे यहां से। सब लोगों ने धीरे धीरे वहां के मैनेजर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भले उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो लड़की सुंदर थी और सीधी थी, इसलिए वो भी उससे वही बात कर रहे थे जो सही थी, लेकिन उनमें से कोई भी उस लड़की के असली रूप को नहीं जानता था। उसने एक बार के लिए सबको घूरते हुए देखा और फिर बोली, ऐसा लगता है कि आप में से कोई न जिंदा नहीं रहना चाहता। उस लड़की ने बहुत ही पैनी नजरों से सब लोगों की तरफ देखा। उसके पतले और नाजुक शरीर में ना ही तो किसी तरह का डर था और ना ही किसी तरह की चिंता। वो आराम से एक आदमी को देखे जा रही थी। उसके अंदर इतनी शांति थी कि बाकी लोगों को उस शांति से ही डर लगने लगा। उसके चेहरे पर एक छोटी सी लेकिन खतरनाक मुस्कान थी। उसे देखकर किसी के भी दिल की धड़कन तेज हो सकती थी। उस लड़की ने अपने पर्स में हाथ डाला और उसके हाथ में अचानक से ढेर सारे ब्लेड्स आ गए। देखने में वो सारे ब्लेड्स काफी तीखे नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी उस लड़की ने उसे बड़े प्यार से अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्लेड से खेलने की आदी थी। एक भी ब्लेड्स उसे चुभ नहीं रहे थे। रुकिए, मैं इनका बिल पे कर देता हूं, लकी ने आगे आकर कहा। वो समझ गया था कि अगर उसने बिल उसका नहीं भरा तो वो लड़की इन सब लोगों की जान ले सकती थी। वो तुरंत भीड़ से बाहर आया और उस लड़की के पास जाकर बोला, सिर्फ 300 रुपए ही हुआ है ना, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं की तरफ से, और मुझे मेरा बिल भी बता दीजिए, वो भी मैं भर देता हूं। लकी ने उस मैनेजर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा। फिर उसने दोनों का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। हो गया पूरा? ठीक है, तो मैं निकलता हूं, लकी ने कहा और उस लड़की की तरफ देखने लगा। वो देख पा रहा था कि वो लड़की उसे बड़ी ही शरारत भरी नजरों से देख रही थी। लकी ने उसे देखा और कहा, मैडम मैंने आपका बिल भर दिया है, तो अब यहां से निकल सकती हैं आप। लकी देख पा रहा था कि वही लड़की थी जो उस दिन बूढ़ी महिला के रूप में मोना के घर में घुस आई थी, और वो जानता था कि वो क्या कर सकती थी, इसलिए वो उसे मैडम कहकर बात कर रहा था। जैसे उस लड़की ने लकी के मुंह से अपने लिए शब्द सुना तो वो काफी शांत हो गई और उसने अपनी सारी ब्लेड्स फिर से पर्स में डाली है और लकी के साथ बाहर आ गई। इस बदतमीज लड़की को अगर ये लड़का अपने साथ कॉलेज ले जाए तो इसकी जिंदगी का ना बहुत भला हो जाएगा। जब वो लड़की बाहर की तरफ जाने लगी तभी बीच में एक आदमी ने कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी छाती में से एक आवाज आई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी छाती में कुछ धंस गया था और वो अचानक से जमीन पर नीचे गिरा। वो जो भी था वो उसकी छाती में इतना जोर से लगा कि उसे बहुत दर्द होने लगा। बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ और वो सब लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस आदमी ने अपनी छाती में कोई छेद में हाथ डाला तो उसने देखा कि वो एक प्लेट था। ये तो उसी लड़की की है, मैनेजर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसे याद था कि उस लड़की ने एक सुंदर सा ब्रेसलेट पहना था और उसमें एक धागा अटक गया था जिसमें एक ब्लेड भी थी। ये ब्लेड और वो ब्लेड दोनों सेम थी। वो कस्टमर और वो मैनेजर दोनों उस ब्लेड को देखकर धता सा महसूस कर रहे थे और वो लकी और उस लड़की को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें नहीं रोक पा रहे थे। उस लड़की की वजह से उनके मन में एक डर बैठ गया था जिसकी वजह से उन सब के मुंह बंद हो चुके थे।
क्या बात है, दिमाग तो तुम्हारा काफी तेज है। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए लकी को देखा और कहा, अच्छा थैंक यू, तुमने मेरी मदद की उसके लिए भी शुक्रिया। उस लड़की ने कहा, अच्छा। लकी ने वही जवाब दिया। असल में उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसके अलावा और क्या कह सकता था। उसे उस लड़की के साथ चलने में भी घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो लड़की लकी के साथ किसी न किसी दिन तो बदला लेने ही वाली थी। उसने जब उस लड़की को एक बार और ऊपर से नीचे तक देखा तो पाया कि वो किसी स्कूल वाली लड़की जैसी नजर आ रही थी। लकी की हैरानी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी बूढ़ी कैसे नजर आ सकती थी। लकी जितनी देर तक उस लड़की के पास खड़ा था उतना ही उसे किसी तरह का दबाव महसूस हो रहा था। ये सब लोग एक दिन मारे जाएंगे, उस लड़की ने यूं ही राह चलते हुए ये कह दिया। उसकी उम्र देखकर अगर कोई आदमी उसके मुंह से ये बात सुनता तो उसे हंसी आ सकती थी, लेकिन लकी ने उसके मुंह से ये बात सुनी और सुनते ही गहरी सांस ले ली। वो जानता था कि अगर वो ये लड़की बात कह रही थी तो इसका ये मतलब था कि वो ये करके दिखाएगी। मैडम, आप ऐसे कैसे हो गए जैसे आप हो? लकी ने पूछा। उसकी आवाज में अभी भी एक तरह का शक था। उसका सवाल सुनते ही जैसे उस लड़की ने लकी की तरफ देखना शुरू किया, वो और ज्यादा घबरा गया। एक पल के लिए तो उसके दिल की धड़कन रुक गई। उसने फिर से उस लड़की को देखा और बोला, नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, मत बताओ। हाँ, तुमसे मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा मैं जो काम आगे करने जा रही हूँ ना, उसमें तुम्हारी मदद लग सकती है। मेरे बदल जाने के पीछे का कारण बहुत ही सिंपल है, और वो ये कि मैं पिछली बार जब घायल हो गई थी ना, तो मैंने उस हरामी का खून पी लिया था। क्या आपको चोट लग गई थी? क्या आप कोई मार्शल कल्टीवेटर हो? मेरा मतलब कोई जादूगर या कोई काला जादू करने वाली लड़की? लकी ने हैरान होते हुए पूछा। लकी जानता था कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं और इस तरह के भी होते हैं। हालांकि इस तरह के लोगों के बारे में उसने आज तक सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। जादूगर, मार्शल कल्टीवेटर? उस लड़की ने लकी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने उसकी बात का जवाब ना हाँ कहा था और ना ही ना कहा था। इसलिए लकी ने भी उससे आगे कुछ नहीं पूछा। तुम किसी अमीर घर के लगते हो, उस लड़की ने लकी की शक्ल देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब भी एक हैवानियत भरे भाव थे। उस लड़की ने अपनी बात में आगे जोड़ते हुए कहा, अभी 3 दिन पहले मैंने जिस आदमी को मारा था वो शायद किसी ईगल गैंग का कोई लीडर था। इन शॉर्ट कहें तो वो किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट आदमी नजर आ रहा था, लेकिन उसके मरने के बाद वो इतने दिन हो गए किसी को भी उसकी मौत की खबर नहीं लगी। अच्छा, आपको मेरी किस चीज में मदद चाहिए? लकी ने फिर से बात घुमाते हुए कहा। वो देख पा रहा था कि लड़की उससे भी ज्यादा टेढ़ी निकली थी जितनी की लकी सोच रहा था। और दूसरों से कह देना कि मुझे परेशान ना करें और मुझे हर रोज जिंदा भेड़े ला कर देना, उस लड़की ने लकी की तरफ घूरते हुए कहा। लेकिन लकी उसकी इस बात से हैरान था। उसे काफी डर लग रहा था। वो लड़की अपने आप में एक बहुत खतरनाक लड़की थी। वो खड़े खड़े ही लोगों की जान ले लिया करती थी, और ऐसे में वो अगर लकी के घर में रहती तो ना जाने वो लकी के साथ क्या करती। वो उसे घर पर तो नहीं लेकर जाना चाहता था, लेकिन अगर वो उसे नहीं ले जाता तो वो लड़की उसका क्या हाल करने वाली थी, ये सोचकर ही लकी का दिमाग खराब हो गया और उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो गए। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। क्या वो उस लड़की को अपने साथ लेकर अपने घर जाने वाला था, या फिर वो उसे मना करके रिस्क उठा था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वो लड़का जो उस छोटी लेकिन खतरनाक लड़की को अपने साथ अपने बिस्तर पर ले जाने के सपने देख रहा था, उसके सपने मिट्टी में मिल गए थे। और जब उस लड़की ने उसकी आंख फोड़ दी तो उसके बाद तो वो वहां से उठकर घबराते हुए और गिरते पड़ते निकल गया। लेकिन इतने में वहां हंगामा होना शुरू हो गया, तो लकी ने उसका बिल भर दिया और उसके बाद उसके साथ बाहर आ गया। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की चीज क्या थी, और इससे पहले कि वो उसे और ठीक तरीके से समझने की कोशिश कर पाता, इतने में उस लड़की ने लकी के साथ उसके घर में रहने का फरमान जारी कर दिया। एक बार के लिए तो लकी की सांस उसकी हलक में ही अटक गई, और फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे हाँ बोलना चाहिए था या फिर ना। लकी का इस तरह का हाल देखकर वो लड़की भी समझ चुकी थी कि लकी बुरी तरह से डर चुका था, इसलिए उसने उसे समझाते हुए कहा, देखो सुनो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं।
उस लड़की ने लकी की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा और फिर अपने नाखूनों को देखते हुए बोली, वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी में कई सारे लोगों के खून किए हैं और मेरे लिए किसी की भी जान लेना बड़ी बात नहीं है। यू नो ना, तुमने तो मुझे देखा है, लेकिन हाँ, अगर मैं कह रही हूं कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी तो मेरी जुबान पर भरोसा कर सकते हो। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी या तुम मेरे साथ रहोगे, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। प्रॉमिस है मेरा कि तुम्हें किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाने वाली हूं मैं। आई प्रॉमिस। नहीं, मैं समझ गया मैडम, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी वैसा करने के लिए तैयार हूं मैं। बिल्कुल, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी खतरनाक लड़की से उसका जिंदगी में पहली बार पाला पड़ रहा था और इसलिए लकी उससे निपट सके इतनी हिम्मत उसके अंदर तो आ नहीं रही थी। हो सकता था कि अगर वो उसे ना कर देता तो शायद वो लड़की एक झपटे में ही उसकी जिंदगी खत्म कर देती। बहुत बढ़िया आदमी, तो तुम समझदार हो। चलो अब मुझे अपने साथ घर ले चलो अपने। उस लड़की ने लकी के सामने देखा और मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मेरा नाम लक्ष्मण है, आप चाहो तो मुझे लकी के नाम से बुला सकती हो। वैसे मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। लकी ने पूछा। ओह, अब तुम जब मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तुम मुझे अपनी सासू मां के नाम से बुला सकते हो। उस लड़की ने बड़ी ही शांति से कहा। लकी एक बार के लिए तो हैरान हो गया था, उसे अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसे थोड़ी सी शर्म आ गई कि ना जाने ये लड़की क्या खाकर पैदा हुई थी। लकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 17 से 18 साल की सासू मां बेकार भी उसके गले पड़ गई थी। वो लड़की भले दिखने में 17 से 18 की थी, लेकिन वो थी 70 से 80 साल की बुढ़िया। अब लकी को इसके आगे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी सासू मां को घर तक छोड़ने के लिए टैक्सी बुलवा ली और उसमें बैठकर उसे अपने साथ अपने घर ले आया। इधर रास्ते में उसके साथ कुछ खाने के लिए भी उसने खरीद लिया था। वो एक बार और होटल जाकर मोना और शीना से मिलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकला तभी उसे प्रीतम का फोन आ गया। अरे यार लकी, कहाँ है तू यार? इतने दिनों से तुझसे मिलना नहीं हुआ है, मालूम है तुझे? अच्छा एक बात बतानी है यार, गर्वित की बहन आई हुई है, कह रहा था कि लकी को बुला लो, वो तुझे और बाकी सब दोस्तों को अपनी बहन से मिलवाना चाहता है। लकी ये खबर सुनकर खुश हो गया। उसे बड़ी देर बाद कोई अच्छी खबर सुनने को मिल रही थी और उसका दिल खुश हो गया था। उनके पूरे हॉस्टल को मालूम था कि गर्वित की एक छोटी बहन थी जो कि अभी हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। गर्वित यहाँ कॉलेज में बहुत ही कंगाली में जीवन जी रहा था ताकि वो अपनी बहन को पढ़ाने के लिए पैसे भेज सके। जब वो घर पर बात करता था तो हमेशा यही कहता था कि वो अच्छा था और अच्छे से खा रहा था और रह भी अच्छे से रहा था। वो ये भी कहता था कि उसके घर वालों को उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी और वो ठीक था। लेकिन जब भी उसके दोस्त उसे उसके घर वालों से बात करते हुए सुनते तो उसकी बातें सुनकर दुखी और उदास हो जाते। भले ही गर्वित अपने घर वालों से झूठ बोलता था, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। अब जब उसकी बहन उससे मिलने के लिए आ रही थी तो लकी की ये ड्यूटी बनती थी कि ना सिर्फ वो गर्वित को सपोर्ट करे बल्कि उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करे कि उसकी बहन के सामने उसकी नाक हमेशा ऊंची रहे। लकी तुरंत उस लड़की को छोड़कर अपने कॉलेज आ गया और वहां से वो सीधा हॉस्टल चला गया। इधर अमित अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था। वो गर्वित को बीच बीच में परेशान करने के लिए आ जाया करता था, लेकिन गर्वित को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो क्या खा रहा था, क्या पहन रहा था, वो किस तरह से रहता था, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे तो वो खुद भी काफी हैंडसम था और उसने एक सफेद रंग की टी शर्ट और भूरे रंग के शॉर्ट्स पहने हुए थे, लेकिन उसके दोस्त जानते थे कि जब वो कॉलेज में आया था तब वो इससे भी ज्यादा हैंडसम लगता था। लकी, तुझे मालूम नहीं है कि ये बंदा हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? प्रीतम ने गर्वित के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा और फिर बोला, पिछले 2 दिनों से भाई ने नए ब्रांड्स की ना टी शर्ट खरीदे हैं और आजकल तो ये अपने लुक्स पर भी काफी ध्यान देने लगे हैं। और ना भाई साहब जब लेटते हैं ना तो आंखों में हमेशा फोन चिपका कर रखते हैं। पता नहीं चलता कि भाई कहां से स्क्रीन शुरू हो रही है और कहां से इसकी आंखें खत्म हो रही है। भाई मैटर इतना प्राइवेट रखता है ना कि हम दोनों को तो साला खबर ही नहीं मिलती। अच्छा जी। इधर से लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और गर्वित की तरफ देखने लगा। गर्वित खुद भी उसे देखकर शर्मा रहा था। और पता है क्या भाई, और आज तो प्यारा हमारे सूरज साहब से उठने से पहले ही उठ लिया
और सीधा बाथरूम में जाकर नहाने लगे। ये आदमी जो कि 3 दिन तक ब्रश नहीं करता था, आज सुबह सुबह नहा रहा था। भाई ने निकाली अपनी नई ब्रांड वाली टी शर्ट। आए हाय, इतनी सीधी क्रीज तो मैंने साला क्रिकेट पिच की नहीं देखी जितनी की भाई की टी शर्ट की थी। फिर भाई ने बालों पे लगाई वैक्स और उसके बाद वो निकल पाता कि मैंने और प्रीतम ने इसे लिया धर। बोले, लाला सुबह सुबह कहाँ प्रभात फेरी पर लिए जा रहे हो सवारी? थोड़ी देर तो हमें इधर उधर भजन सुनाता रहा, फिर जब पता चला कि भक्त मान नहीं रहे तब जाकर पट्टे ने असली बात बताई। क्या बात थी? इसकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई क्या? लकी ने पूछा। अगर वो ये सच हो जाता तो सच में लकी को अपने दोस्तों के दिल से बहुत खुशी होने वाली थी। अरे नहीं यार, अगर ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी। असल में आ रही है भाई की बहन, वो यहाँ किसी कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आ रही है और इसी बहाने मिलने के लिए चली जाएगी। हमने तो फोटो देखे हैं, बोलना नहीं चाहिए। अपनी बहन है इसलिए बच्ची है बहुत सुंदर, और तू इस पपलू को देख, अपनी बहन से मिलने के लिए इतना तैयार वैयार हो रहा है। प्रीतम ने कहा और गर्वित के सिर पे एक तपली मार दी। अरे यार गर्वित, अब अगर इतनी अच्छी खबर अपने मुंह से नहीं सुनाएगा तो भाई हम लोग तेरी मदद कैसे कर पाएंगे यार, पता? लकी ने गर्वित के पास बैठते हुए कहा। फिर उसने उसके एक कपड़े देखे और बोला, क्या बात है, माल तो अच्छा लेकर आया है, कितने पैसे का मिला ये सब? गर्वित ने यह सवाल सुनते ही अपने कपड़े उससे छुड़वा लिए और जहां जहां लकी ने हाथ रखा था वहां वहां उसने अपने कपड़े को ठीक कर लिया। आज पहली बार गर्वित ने इतने महंगे कपड़े पहने थे और इसलिए काफी अच्छा लग रहा था उसे। और वैसे भी वो अपनी बहन से मिलने से पहले अपने कपड़ों पर किसी तरह के सिल को नहीं देखना चाहता था। फिर गर्वित ने लकी की तरफ देखा और शर्माते हुए बोलने लगा, टी शर्ट भाई 500 की है, शॉर्ट्स 800 के और जूते हैं 1000 के, लेकिन ये सब के सब ना मेरा पैसा नहीं है भाई, मेरे पास कहां से इतना पैसा है, ये सब तो मैंने उधार पे खरीदा है। वो गर्वित ने कहा। वो जानता था कि बिना इन सब चीजों का राज जाने उसके दोस्त उसे छोड़ने वाले नहीं थे, इसलिए उसने कह दिया, अरे यार कितना पागल आदमी है, आज उधार के रसगुल्ले खाएगा और फिर कल हवा खानी पड़ेगी। तो कौन सा किसी ब्लाइंड डेट पर जा रहा था जो इतने महंगे कपड़े लेकर आ गया? यार अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा है। लकी ने गर्वित को समझाते हुए कहा। उसे लग रहा था कि कपड़ों के ऊपर इतने पैसे बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं था और वो बहुत ही बड़ी बेवकूफी वाला काम कर रहा था। अरे यार तुम लोगों को मालूम नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब जानबूझकर किया होगा? यार मजबूरी है ना मेरी, इसलिए खरीदने पड़ रहे हैं कपड़े, गर्वित ने कहा। और फिर आके बोला, मैंने अपने घर वालों को बता रखा है कि मैं दिल्ली में पार्ट टाइम जॉब करने जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर छोटे मोटे काम करके ना आराम से महीने के 10,000 कमा लेता हूँ और मेरा दिल्ली में खाना खर्च आराम से चल जाता है, इसलिए उन्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार तो मेरी बहन खुद आ रही है और अब अगर वो मुझे ऐसे भिखारियों जैसे कपड़े में देखेगी तो उदास हो जाएगी ना यार, फिर घर जाकर मम्मी पापा को सब बता देगी और रो देंगे ना वो लोग यार, इसलिए करना पड़ रहा है ये सब, गर्वित ने कहा। अब लकी और बाकी के दोस्तों को गर्वित की परेशानी अच्छे से समझ आ रही थी, लेकिन लकी ने उसे और हौसला देते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं है दोस्त, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे तेरे साथ यार, आगे चलकर तू बहुत सारा पैसा छापने वाला है, मेरे से लिख कर ले ले। लेकिन अभी जब तेरी बहन आएगी ना और वो देखेगी कि तेरे जेब में तो पैसे ही नहीं है तो कैसे चलेगा? तेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। अभी मेरे पास 2000 रुपए रखे हुए हैं, मैंने गांव वालों से उधार लिए थे, इतने में मेरा काम हो जाएगा। अगर इतने में नहीं हुआ ना तो फिर मैं और थोड़ा उधार ले लूंगा, गर्वित ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में किसी को भी कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था। सब लोगों को लग रहा था कि गर्वित की गाड़ी पटरी से उतर सकती थी। लकी ने अंदर ही अंदर गहरी सांस ली, लेकिन वो बाहर नहीं बोला। वो जानता था कि जैसे ही गर्वित के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले उसके लिए वो आगे आकर खड़ा हो जाएगा। फिर सब लोगों ने थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें की और उसके बाद लकी और बाकी के दोस्त गर्वित के साथ उसकी बहन को लेने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन चले गए। ठीक इसी वक्त वहां पर 2 सुंदर लड़कियां बाहर खड़ी आई थीं। उनमें से एक लड़की जिसने पोनी टेल बना रखी थी वो गर्वित की छोटी बहन थी और दूसरी लड़की जिसके बाल बहुत सीधे थे वो उसकी दोस्त पायल थी। क्या राखी, एक बात सच बता यार, क्या सच में तेरा भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का हीरो है? पायल ने राखी का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है यार? मेरी तो जब भी अपने भाई से बात होती है ना यही बताता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहा है और साथ ही उसे हर बार मोटी स्कॉलरशिप मिलती है।
फिर पढ़ने के बाद वो फिर थोड़ा पार्ट टाइम जॉब करता है। 3-4 घंटे काम करने के बाद उसे आराम से महीने के 10,000 रुपए आसपास इतने मिल जाते हैं। इसके अलावा मेरे भाई का तो यूनिवर्सिटी के अंदर ना अच्छा खासा नाम चलता है। राखी ने गर्व के साथ कहा। वो जानती थी कि उसका भाई ऐसा ही था और उसे अपने भाई पर गर्व था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा भाई फुल पावरफुल है। वैसे उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? पायल ने पूछा। राखी का चेहरा लाल हो गया था। इधर लकी और बाकी के लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अब आगे क्या होता? जब राखी को गर्वित की सच्चाई का पता चलता, या गर्वित इस संकट से अपने आप को कैसे निकाल पाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी अपनी सासू माँ को लेकर घर जाने के बाद सीधा गर्वित से मिलने के लिए चला गया था। उसे वहां जाकर पता चला कि गर्वित ने अपनी बहन के आने की खुशी में नए कपड़े खरीदे हुए थे, और वो भी उधार में। जब लकी ने इतने खर्चों के पीछे का कारण पूछा तो गर्वित ने उसे सारी कहानी बताई कि वो कैसे अपने घर वालों से ये कहता था कि वो नौकरी करता था ताकि उसके घर वाले उसकी चिंता ना करें। वो लोग थोड़ी देर के बाद गर्वित की बहन राखी और पायल को लेने के लिए स्टेशन चले गए। इधर पायल ने राखी से गर्वित के बारे में काफी सारी जानकारी निकाल ली और आखिर में पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे भाई की कोई गर्लफ्रेंड है? ये सुनते ही राखी के गाल लाल हो गए और वो शर्मा गई। उसका मन तो कर रहा था कि वो पायल की नाक नोच ले, और उसने ऐसा करते हुए कहा, क्यों, मेरे भाई पर दिल आ गया क्या तेरा? जैसे ही राखी ने यह सवाल किया, अब की बार पायल के गालों के लाल रंग हो गए थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ खड़े खड़े 20 मिनट से ज्यादा हो गए, पर तुम्हारा भाई अभी तक आया क्यों नहीं? पायल ने राखी की तरफ देखते हुए पूछा। वो देख पा रही थी कि काफी देर से वो लोग बाहर खड़े थे और उनके साथ में उतरने वाले सब लोग स्टेशन छोड़कर निकल भी चुके थे। फिर भी वो दोनों अभी तक वहां पर इंतजार कर रहे थे। अरे, अभी मेरे भाई का मैसेज आया था कि वो लोग रास्ते में ही है, बस पहुंचने ही वाला है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है यार, इधर उधर, लेकिन जल्दी पहुंच जाएगा वो, टेंशन नॉट। राखी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है गर्ल्स, तुम लोग मेरा इंतजार कर रही हो क्या? तभी एक फूलों की प्रिंट वाली बनियान पहना हुआ आदमी राखी के पास आया और उसे अजीब सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखने लगा। उसके पीछे एक लड़का और खड़ा था और उसने अपने बालों में भूरा रंग करवा रखा था, जबकि वो लड़का जो इनसे बात कर रहा था उसने अपने हाथ पर ड्रैगन का टैटू बनवा रखा था। पायल, चलो यहां से। राखी ने पायल की ओर देखकर धीरे से कहा और उसे अपने साथ लेकर वहां से निकलने लगी। वो इस अनजान शहर में किसी भी अनजान आदमी से बात करने तो नहीं आई थी, मूड में ही नहीं थी। वो जानती थी कि दिल्ली कितना खतरनाक शहर था और वो इस तरह के लोगों से भरा हुआ था। अरे रुक जाओ, कहां जा रही हो? उन दोनों लड़कों ने तुरंत राखी का रास्ता रोकते हुए कहा। उन दोनों ने उन लड़कियों को देखने के लिए अपना सिर जरा सा नीचे झुकाया और फिर उनकी आंखों में बड़ी शैतानी मुस्कान से देखने लगा था। एक लड़के ने उनमें से फिर से कहा, देखो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अपनी लाइफ में पहली बार दिल्ली आ रही हो, बराबर? तो चलो ना, हम तुम्हें अपने साथ दिल्ली दर्शन करा देते हैं। क्या? जैसे उस लड़के ने इतना कहा, उसके बाद वो उस लड़की का हाथ पकड़ने के लिए आगे आने लगा। उसने राखी का हाथ पकड़ भी लिया, लेकिन राखी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पायल का हाथ पकड़कर दोनों 2 कदम पीछे चली गई। अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? राखी और पायल ने घबराते हुए कहा। उन दोनों की हरकत देखकर वो दोनों लड़कियां डर गई थीं। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और वो धीरे धीरे अपने कदम को पीछे खींचने लगी। अरे रे, ये तो डर गई हमसे यार, लेकिन हमसे डरने वाली कोई बात नहीं है ना। हम कौन सा तुम्हें खाने के लिए दौड़ रहे हैं बेबी? उनमें से एक लड़के ने कहा और फिर से दूसरे ने पायल का हाथ पकड़ा और उसे गले लगाने की कोशिश करने लगा। नहीं, छोड़ो, प्लीज हेल्प, कोई है। पायल और राखी ने अपने बचाव में चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो। अरे अरे, क्या हो रहा है?
इतने में लकी, गर्वित और बाकी सब लोग वहां पहुंच गए। जब उन लोगों ने अपनी आंखों से ये सिचुएशन देखी तो वो ना सिर्फ घबरा गए बल्कि उन्हें गुस्सा भी आने लगा, और उन्होंने इस बात की परवाह ही नहीं की कि वो दोनों लड़के कौन थे और कहाँ के थे, और वो लोग बस सीधा उन दोनों की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक लड़के को लकी ने जोर से पेट पर लात मारी और वहीं गर्वित और प्रीतम ने दूसरे लड़के को संभालते हुए उसके सिर पर वार करना शुरू कर दिया और उसे नीचे गिरा दिया। तुम ठीक हो? गर्वित ने तुरंत राखी के पास आकर उससे पूछा। राखी की सांस फूल रही थी, फिर भी उसने हाँ में गर्दन हिला दी। जैसे ही गर्वित को राखी का जवाब मिला, उसके बाद में उसने उन दोनों लड़कों को देखा और लकी और प्रीतम से बोला, लकी, प्रीतम, आओ इन दोनों लड़कों को ना थोड़ा दिल्ली दर्शन करवा देते हैं। जब उन लड़कों ने देखा कि गर्वित और बाकी दोनों लड़के उनकी तरफ गुस्से में बढ़े चले आ रहे थे, तब उन्हें मालूम नहीं था कि गर्वित कौन था या लकी कौन था, इसलिए वो वहां से भाग गए। उन्हें मार खाने से बड़ा डर लग रहा था। तुम दोनों ठीक तो हो ना? ये सब गलती वैसे भी हमारी है। अगर हम थोड़ा सा और जल्दी आ जाते तो ये प्लेटफॉर्म इतना खाली नहीं होता और ये लड़की इस खालीपन का ना फायदा नहीं उठाते। गर्वित ने राखी के पास जाकर कहा। उसकी आंखों में उसकी गिल्ट साफ नजर आ रही थी। अरे नहीं भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है यार। तुम तो उल्टा एकदम सही टाइम पर आ गए और उन्हें भगा दिया, वरना ये दोनों पता नहीं आज क्या करने वाले थे। राखी ने गर्वित का हाथ थामते हुए कहा। फिर उसकी नजर गर्वित के कपड़ों पर चली गई। वो देख पा रही थी कि गर्वित ने काफी अच्छे कपड़े पहने थे और वो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। जब उसने देखा कि उसके भाई ने सब कुछ महंगा पहना था तो उसे अपने भाई के ऊपर फक्र होने लगा। उसने लकी और प्रीतम की ओर देखा और पूछा, भाई ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरे रूममेट्स हैं। ये है लकी और ये है प्रीतम। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। गर्वित ने उन दोनों को लकी और प्रीतम से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा। अच्छा, हेलो लकी भाई, हेलो प्रीतम भाई, कैसे हैं आप दोनों? आपने अभी हम दोनों के लिए जो कुछ किया ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप तीनों ही आज काफी अच्छे लग रहे हो। राखी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपना और पायल का इंट्रोडक्शन उन दोनों को दे दिया। पायल तब से गर्वित को ही देखे जा रही थी। उसे देखने के बाद में उसने कहा, गर्वित, मैंने सुना है कि तुम यूनिवर्सिटी में टॉप करते हो। इसके अलावा तुम्हारा कॉलेज में काफी नाम चलता है। जिस तरह के तुमने कपड़े पहन रखे हैं ना, उससे तो ये भी समझ आता है कि तुम्हारे पास तो खूब पैसे हैं। राखी और मैं कभी कभार ही दिल्ली आते हैं, तो क्या तुम अपने साथ हमें दिल्ली घुमाने के लिए लेकर चलोगे? पायल से रहा नहीं जा रहा था। गर्वित खुद भी एक बार के लिए उसकी बातें सुनकर शर्मा गया, लेकिन फिर उसने आगे आकर कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यूनिवर्सिटी का एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं और बस थोड़े बहुत लोग ही मुझे जानते हैं। इसके अलावा तो बस। गर्वित ने अपना ही सिर मारे शर्म के खुजाते हुए कहा। उसकी झिझक खुद उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी और ये देखकर लकी और प्रीतम भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गर्वित, तुम इतना मॉडेस्ट हो ना। चलो अब ये तो बताओ कि हम आगे कहां जाने वाले हैं? पायल ने फिर से मुस्कुराते हुए गर्वित से पूछा। वो आगे गर्वित के साथ दिल्ली में अपना भविष्य देखना शुरू कर चुकी थी। वो देख पा रही थी कि गर्वित के पास ठीक ठाक पैसा था, इसलिए वो उसे किसी भी जगह पर पैसे नहीं देने वाली थी और इसी बात की खुशी पायल को थी। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग लाल किला देखते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए यमुना के पास चलेंगे, वहां बैठेंगे, और दिल्ली में अगर आए तो सबसे पहले तो वो जगह देखनी चाहिए ना, तुम्हें वहां चलकर मजा आएगा। ठीक है भाई, सबसे पहले लाल किले पर ही चलते हैं, राखी ने कहा और एक हाथ से गर्वित का हाथ पकड़ा और दूसरे से सामान लेते हुए टैक्सी की ओर बढ़ने लगी। फिर दोनों थोड़ी ही देर बाद 2 ऑटो बुक कर रखे थे दोनों ने। एक में गर्वित, राखी और पायल थे और दूसरे में लकी और प्रीतम। वैसे भाई, तुम आजकल क्या काम कर रहे हो और ऐसे कौन सा पार्ट टाइम जॉब है जिसमें इतने पैसे मिलने लगे हैं? राखी ने अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा। आज सुबह से जब उसने अपने भाई को देखा था तब से उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि आखिर उसका भाई अमीर होने की राह पर चल पड़ा था। हाँ, मैं भी एक जॉब करती हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा है। मैं उसमें 3 घंटे का टाइम देती हूँ और मुझे महीने के 6,000 रुपए मिल जाते हैं, यानी एक टाइम के लगभग 80 रुपए के आसपास। पायल ने गर्वित की तरफ देखते हुए कहा। हैं? क्या? ये दोनों बातें ही सुनते ही गर्वित के होश ऊपर से नीचे होने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन और अपनी बहन की दोस्त के सवाल का क्या जवाब दे, इसलिए उसने पहले तो अपने माथे से पसीना पोंछा और एक पल के सोचने के बाद उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट हूं। मैं थोड़ा पेंटिंग वगैरह बनाने का काम करता हूं। ये काम मैं स्कूल के बाहर ही करता हूं। मैं साथ ही ये चीज लोगों को सिखाता भी हूं।
अब यहाँ दिल्ली में ना सीखने वालों की कोई कमी है नहीं। ये शहर अपने आप में इतना बड़ा शहर है कि काफी लोग हैं, पैसे हैं जिनके पास सीख नहीं पाते, तो आते हैं सीखते हैं, इसलिए उन्हें पैसों की कोई परवाह नहीं है। तो मैं उन्हें सिखाता हूं और ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं उससे। गर्वित ने ऊल जलूल जो मुंह में आया बक दिया था। अब एक बार के लिए तो राखी और पायल ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे देखते हुए बोली, अरे वाह मेरा भाई, तुम तो सच में बड़े काबिल आदमी हो यार। राखी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद भी वैसे ना लैंडस्केप आर्किटेक्ट सीखना चाहती हूँ। जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी ना, उसके बाद मैं किसी बड़ी कंपनी में ना ये काम करना चाहूंगी, तब शायद तुम मेरी मदद कर पाओगे ना गर्वित। पायल ने कहा। वो जितना गर्वित की तरफ देखे जा रही थी उतना ज्यादा गर्वित से बात करने का उसका मन कर रहा था। शायद वो मन ही मन सच में गर्वित को पसंद करने लगी थी। देखते हैं, मतलब उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं ना प्लीज, गर्वित ने अपनी तरफ से बात पलटते हुए कहा। अगर पायल को पता चल जाता कि वो झूठ बोल रहा था या राखी के सामने अपने भाई की सच्चाई आ जाती, तो शायद वो लोग गर्वित को अभी के अभी अपनी टैक्सी से नीचे उतार देते। अब गर्वित ने जब इतना रायता फैला ही दिया था तो उसे समेटने के बारे में भी सोचना शुरू कर चुका था। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि सोचते सोचते वो लोग कब लाल किला पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। वहां पर थोड़ा घूमे, वो कुछ खाया पिया, वहां से उन्हें दिल्ली का नाश्ता चखने का पहली बार मौका मिला था और साथ ही उन्होंने दिल्ली लाल किले के आसपास ढेर सारे फोटो ले लिए थे। थोड़ी ही देर में गर्वित की जेब से 800 रुपए खर्च हो गए और अब उसकी जेब में सिर्फ 1200 रुपए बाकी रह गए थे। अब उन दोनों को खाना खिलाना था और गर्वित को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कैसे मैनेज करने वाले हैं। चलो बहुत घूम लिए, थकान हो रही है, अब तो खाना खाने के बाद सीधा सोने का मन कर रहा है मुझे, बहुत तेज भूख लगी है मुझे, पायल ने कहा और गर्वित की तरफ देखने लगी। हाँ भाई ये बताओ कि हमें खाना कहाँ खिलाने वाले हो? राखी ने गर्वित से पूछा। खाने के लिए? इधर गर्वित का दिमाग ठिकाने पर ही नहीं था। वो बुरी तरह से असमंजस में पड़ गया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। पायल और राखी उससे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। गर्वित मन ही मन अपनी जेब में देख रहा था कि जिसमें सिर्फ 1200 रुपए बाकी थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या गर्वित उन्हें किसी अच्छे तरह खाना खिला पाता जो उसकी नाक बचा पाता, या फिर उन दोनों के सामने उसका भांडा फूट जाने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब पायल और राखी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आपस में गर्वित के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी उन दोनों लड़कियों को अकेला पाकर दो लड़के उनके पास आ गए और उनके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दी। राखी और पायल शहर में अनजान होने की वजह से उनसे बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन इतने में उन्हें बचाने के लिए गर्वित, लकी और प्रीतम पहुंच गए। उन्होंने ना सिर्फ उन्हें बचा लिया था बल्कि गर्वित उन्हें अपने साथ घुमाने के लिए लाल किला भी ले गया था। पर धीरे धीरे उसकी जेब से पैसा बहना शुरू हो गया। अब पायल और राखी ने खाना खाने की डिमांड रख दी थी, लेकिन गर्वित की जेब में सिर्फ 1200 रुपए ही बचे थे। वो संकट में घिर गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। फिर थोड़ी देर तक उसने इधर उधर टहलने के बाद याद किया कि वो उन्हें अपने साथ यूनिवर्सिटी ले जा सकता था और वहां पर आसपास जो रास्ते में ढाबे थे वहां पर खाना खिला सकता था। गर्वित चलो ना, सच में बहुत तेज भूख लग रही है, पायल ने फिर से अपनी आवाज से गर्वित के ऊपर दबाव बनाते हुए कहा। लेकिन इस बार उसकी आवाज सुनकर गर्वित को ना जाने क्या हुआ कि वो उससे यूनिवर्सिटी चलने के बारे में बोल नहीं सका। वो देख पा रहा था कि उन दोनों के बीच में चीजें बहुत सुंदर चल रही थी और अगर ऐसे में वो उन्हें खाना खाने के लिए किसी ऐसी छोटी मोटी जगह पर ले जाता तो शायद बात बिगड़ सकती थी। भाई क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहे तुम? क्या तुमने अभी तक वो जगह डिसाइड नहीं की जहां पर तुम हमें खाने के लिए ले जाने वाले हो? अगर नहीं सोचा ना तो कोई बात नहीं, आराम से सोच लो। वैसे भी तुम्हें दिल्ली में आए 2 साल से ज्यादा हो गए तो तुम्हें तो पता ही होगा यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया खाना कहाँ मिलता है। वैसे भी मैं और पायल तो गांव से आते हैं, इसलिए जैसे ही किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे ना तो सबसे पहले वहां की तो फोटोज लेंगे और अपने दोस्तों को दिखाकर जलाएंगे बहुत। भाई प्लीज ना किसी अच्छी जगह पर ले चलना खाने के लिए, राखी ने कहा। इतने में पायल ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। हाँ गर्वित प्लीज कोई अच्छी जगह लेकर चलना ना, पायल ने फिर से उसकी तरफ टिमटिमाती हुई आंखों से देखते हुए कहा। जब से वो लोग गर्वित के साथ घूम रहे थे उन्हें गर्वित काफी उदार दिल का आदमी नजर आ रहा था। उन्हें खुद उसके साथ घूमने में काफी मजा आ रहा था।
उन्हें ये भी भ्रम में बैठ चुका था कि गर्वित के पास में सच में काफी पैसा था। लेकिन जब राखी और पायल की ऐसी शांत शक्लों को गर्वित ने देखा तो वो खुद भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाने से अपने आप को रोक नहीं पाया। वो मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कड़वाहट थी। वो बेचैन हुआ जा रहा था, वो घबराए जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों को लेकर जाए तो जाए कहां। अरे इसने जगह तो पहले से सोची हुई है, बस ये तुम दोनों को ना बता नहीं रहा। ये हम सबको खाना खिलाने के लिए ना दिल्ली दरबार में ले जा रहा है। ठीक इसी वक्त प्रीतम ने गर्वित की दुविधा को बीच में दूर करते हुए कहा, दिल्ली दरबार दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में बना हुआ एक ढाबा था और वो स्टूडेंट्स के लिए सबसे पसंदीदा जगह थी। वहां पर अक्सर स्टूडेंट्स का हुजूम बैठा देखने को मिलता था। भले ही उसका खाना दिल्ली के बड़े ढाबों जितना अच्छा नहीं था, लेकिन अभी के वक्त गर्वित की जेब में जितने पैसे बचे थे उसके हिसाब से तो वही सबसे बढ़िया जगह थी खाने के लिए। क्या दिल्ली दरबार, ये कौन सा ढाबा है? जैसे ही पायल ने इसका नाम सुना तो उसने तो सबसे पहले अपना फोन निकाला और उस दुकान के बारे में सर्च करने लगी। थोड़ी देर में उसने देखा और फिर बोली, ये तो कोई फार्म हाउस ढाबा टाइप का है। राखी, इसका दरवाजा तो देख यार, ये तो किसी गांव के ढाबे जैसा लग रहा है। प्रीतम भाई, आप क्यों हम भूखों का मजाक उड़ा रहे हो? हमें इतनी ज्यादा भूख लगी है ना, और हमें इस तरह के ढाबे में खाना खिलाने की बात कर रहे हो? नहीं गर्वित, चाह कर भी हमें ऐसी जगह खाना नहीं खिला सकता। उसकी 10,000 रुपए की महीने तनख्वाह है और हमें ऐसे 150 की थाली खिलाने वाला है, वो भी बाहर खाट पर बैठकर। पायल की उम्मीदों भरी आंखें गर्वित के चेहरे पर टिकी हुई थी और उसकी बातें सुनकर गर्वित का चेहरा और ज्यादा तन गया। उसे अंदर से सच में बड़ा ही अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन वो चाह कर भी ये बात किसी को बता नहीं पा रहा था। भाई, इधर इतने में राखी समझ चुकी थी कि उसके भाई के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान महसूस कर रहा था। उसने धीरे से उसके पास जाकर उसके कानों में फुसफुसाया। वो समझ गई थी कि उसका भाई किसी परेशानी में था। गांव में भले ही 10,000 की रकम बड़ी रकम हो सकती थी, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में 10,000 रुपए मायने नहीं रखते थे। भाई, मुझे तो दिल्ली दरबार अच्छा लग रहा है और मैं तो वैसे भी देसी खाना खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ना आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब चलें? अरे राखी यार, कैसी बात कर रही है तू? गर्वित के पास में पैसों की कोई कमी थोड़ी है जो हमें ऐसी गरीब सी जगह पर ले जाकर खाना खिलाएगा। हम तो वहां से अच्छा यहाँ खाने और घूमने फिरने के लिए आए हैं, और तुम की ऐसी जगह पर खाने जा रही हो, सोच रही हो यार देखो, हम लोग ना वहां बैठकर ना खाएंगे तो अच्छी फोटोज भी नहीं आएंगे और ना ही हमें अच्छा खाना मिलेगा। ऐसे में गांव में अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाएंगे हम यार? ऐसी बेकार जगह खाना खाने से तो अच्छा है कि हम खाना ही ना खाएं। पायल ने बीच में कूदते हुए कहा। वो ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि गर्वित उन्हें ऐसी जगह ले जाने वाला था, लेकिन राखी को पायल से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखो पायल, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना कमाता है और कितना नहीं कमाता है। मेरा भाई मुझे खाना खिलाने के लिए जहां भी लेकर जाएगा ना, मैं उसके साथ खाना खाने के लिए वहां जाऊंगी, बस। राखी ने कहा। भले ही वो खुद भी अंदर से काफी कंफ्यूज थी और उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि गर्वित उन्हें एक अच्छी जगह पर खाना खिलाने के लिए नहीं ले जा रहा था, फिर भी वो इस हाल में भी अपने भाई के साथ खड़ी रहना चाहती थी। इधर गर्वित उन दोनों के बीच में फंस गया था। उसकी हालत सैंडविच के बीच में लगे आलू जैसी हो गई थी और वो दोनों तरफ से दब रहा था। वो बस खड़ा हो जाना चाहता था और जोर से चिल्लाना चाहता था, तुम लोग अपनी इस बहस को बंद करो, मैं तुम दोनों को दिल्ली के बेस्ट रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए तैयार हूं, चलो। लेकिन उसके अंदर ना तो इतनी हिम्मत थी और ना ही इतनी ताकत। गर्वित, प्लीज तुम अपनी बहन के साथ ना ये मजाक करना बंद करो, इसी बीच लकी ने कहा। गर्वित ने पहले उसका चेहरा देखा और फिर राखी की ओर देखने लगा। अब इस बीच लकी क्या खेल रचने वाला था, उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। लकी ने सबसे पहले पायल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, पायल और राखी, हम लोग जब तुम्हें लेने आ रहे थे ना, तो गर्वित हमसे ये बात कह रहा था कि वो तुम्हें खाना खिलाने के लिए ना कहाँ लेकर जाने वाला है, और हम सबने ये डिसाइड किया है कि हम तुम्हें डिनर के लिए ओबराय ले जाने वाले हैं। क्या लगता है तुम्हें, ओबराय ठीक रहेगा या फिर तुम कोई दूसरा भी सजेस्ट करना चाह रहे हो? हैं? इधर प्रीतम और गर्वित दोनों के ही होश उड़ गए थे ये बात सुनकर। ओबराय तो उनकी बाहर से देखने की भी हिम्मत नहीं थी और लकी उन्हें उसके अंदर ले जाकर खाना खिलाने वाला था। वो दिल्ली के सबसे बड़े और मशहूर रेस्टोरेंट में से एक था। वो काफी महंगा था। वहां पर तो एक आदमी का बिल ही 1500 रुपए के आसपास बैठता था,
जबकि गर्वित की जेब में तो सिर्फ 1200 ही बचे थे। अब तो इतने पैसे में इतने सारे लोगों का खाना कैसे हो सकता था? गर्वित ने विचारित भरी नजरों से लकी की तरफ देखा और अपने मन में कहा, अरे लकी मेरे भाई क्यों गरीब की जान ले रहा है? भाई क्यों मजाक कर रहा है मेरे भाई? हम ओबराय में पानी भी नहीं पी सकते और तू खाना खिलाने की बात कर रहा है। ओबराय, इसका तो मैंने बहुत नाम सुना है और मैं तो इसमें जाने के बारे में ना काफी टाइम से सोच रही थी, लेकिन इस बार फाइनली जाने का मौका मिल रहा है तो चलो चलते हैं। पायल ने तुरंत ही हाँ कर दी और ओबराय का नाम सुनते ही उसके चेहरे की चमक दोगुनी और आंखों की थकान आधी हो गई थी। इधर प्रीतम ने लकी को अपने पास खींचा और फिर धीरे से उसके कानों में बोला, भाई क्यों बेचारी की वाट लगा रहा है? तुझे पता है ना कि उसकी जेब में इस वक्त 1000 रुपए से ज्यादा नहीं बचे, फिर भी तू उसकी जान ले रहा है। अब अगर ऐसे में वो उबराए जाएगा, वहां पर बिल नहीं भर पाएगा तो कैसे चलेगा? तू क्या चाहता है वो बैठकर वहां बेचारा जूठे बर्तन धोए, लॉन साफ करे? उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी भाई और फिर उसकी फैमिली में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, समझना। मुझे भी ये सब चीजें मालूम है रे, पर तू चिंता मत करना, बिल्कुल मत कर। तुझे क्या लगता है मैं ऐसे कोई काम कर सकता हूँ क्या जिससे गर्वित को नुकसान पहुंचे? ये समझ रहे तू? लकी ने प्रीतम को भरोसा दिलाते हुए कहा। उसकी आंखों में तो ओबराय की कोई औकात ही नहीं थी। वो तो उसे विश्राम गेस्ट या फिर अल्पाहार में भोजन करवाने के लिए ले जाने की सोच रहा था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि ये थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा और गर्वित के स्टेटस से मैच नहीं करेगा। इसलिए उसे लगा कि उसके हिसाब से, उसकी बहन के हिसाब से ओबराय से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। चल अब तू चिंता मत कर, वो हम दोनों को इधर देखेगा तो उसे और चिंता होने लगेगी, इसलिए चल इधर से। गर्वित के पास पहुंचते ही उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। भाई क्या तुम सच में हमें खाना खिलाने के लिए ओबराय ले जाने वाले हो? राखी ने गर्वित की तरफ देखते हुए पूछा। उसे चीजें कुछ अजीब सी लग रही थी, इसलिए वो अपनी तरफ से एक बार और कंफर्म करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि उसके सवाल का जवाब गर्वित देता, लकी बीच में ही जवाब देने लगा। हाँ ओबराय तो बहुत ही बढ़िया है यार, वहां पर फोटो भी अच्छे आएंगे। इसने तो सरप्राइज रखा था, लेकिन अभी मामला थोड़ा ऐसा हो गया कि मैंने आगे से बता दिया, नहीं गर्वित? हाँ सही कह रहा है, हम लोग खाना खाने के लिए ओबराय में ही चलने वाले हैं। गर्वित ने भी अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान को ओढ़ते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन को ऐसा लगने लगे कि वो किसी चीज की वजह से परेशान हो रहा था। वैसे भी अब लकी की तरफ से इतनी उम्मीद जगा देने के बाद वो और कह भी क्या सकता था। वो बस बड़े आराम से अपने चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ा था, लेकिन अंदर से उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। उसकी जेब में इस वक्त सिर्फ 1000 रुपए थे और उसे मालूम नहीं था कि वो वहां जाकर कैसे निपटने वाला था। अब यूनिवर्सिटी आने के लिए पायल और राखी को गर्वित ने प्रीतम के साथ छोड़ दिया था और खुद लकी के साथ आ रहा था। वो लोग वहां पर तैयार होने के बाद ओबराय के लिए निकल चुके थे। यार लकी तू मेरी जान ले लेगा भाई, तूने क्यों ओबराय का नाम ले लिया? मालूम है ना तुझे मेरी जेब में इतना पैसे नहीं है। गर्वित ने लकी के सामने लगभग रोते हुए कहा। इस वक्त उनके साथ ऑटो में और कोई नहीं था, इसलिए वो ये सब बात कह सकता था, लेकिन लकी को उसकी बात सुनकर जरा भी चिंता नहीं हो रही थी, उल्टा तो वो मुस्कुरा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी आज अपने दोस्तों के सामने अपनी पहचान खोल देगा या फिर वो चुपचाप ओबराय पर पैसा चुका देगा और किसी को पता नहीं चलने देगा? आपको क्या लगता है क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?